निपटा ले। आ जाओ। ये मुझे देखने से आसान पेपर लग रहा था। सही है। वो तुमसे वेट का ऐसा यूनिट पूछ रहा है, ऐसा ही बेस यूनिट तुम्हें पता है कि भाई केजी मीटर सेकंड नेगेटिव टू होगा। सही है। आगे आ जाओ भाई। ज़रा रीड कर लो इब्राहिम, ज़रा रीड कर लोगे प्लीज़। तुमसे वेक्टर तुमसे नहीं हो रहा है। A vector P and Q are drawn to scale, which diagram represents the vector P minus Q. ओके। जनाब क्या करेंगे भाई? सर वो Q नेगेटिव है तो वो उसकी डायरेक्शन चेंज कर देंगे, ऊपर की तरफ चलो, कर हेड टू टेल बना देंगे। डायरेक्शन हमने कर दी ऊपर को। सही है। आप कह रहे हो कि भाई इसके खोपड़े को उसकी चोकड़ी से मिला दें, ऐसा कर लें? अच्छा जी, चलो सही है। सो ये आ गया। एंड देन यू आर कनेक्टिंग इट दिस वे। सो रिजल्टेंट आपके पास यूँ आने लगा होगा। सही है। अबे ऐसा तो कोई आंसर ही नहीं बन रहा। मतलब बी बी जैसा कुछ बन रहा होगा। बी जैसा कुछ बन रहा होगा इसमें। एक मिनट, अगर हम यहाँ पे लगाएं। सर हाँ सही सही, सी नहीं। बी जैसा बन रहा, सी बन रहा होगा। अच्छा सी बन रहा, हाँ हाँ सी जी ज़्यादा। सी बन रहा है। है ना, सी ज़्यादा सही लग रहा है। ओके ओके। सही। चलो जी। रिंग ऑन द इलेक्ट्रिक कुकर। ओके, कोई बता सकते हो, कोई सजेस्ट कर सकते हैं, कोई गेस कर सकते हैं इसका? रेड हॉट रिंग। फिर वो क्या होता है? मतलब जो है तुमने रिंग को जला दी, तुम्हारी शादी नहीं हो रही थी, किसी को पहनाने के लिए अंगूठी नहीं मिल रही थी, तुम्हें हाथ ही नहीं मिल रहा था, तुमने कहा चलो जला देते हैं। सही है। अब जब तुमने जलाई तो फिर तुम देख रहे हो कि भैया ये तो बहुत ज़्यादा जलती जा रही है। टेम्परेचर राइज हो रहा है, टेम्परेचर बस तुमने वो करना है कि टेम्परेचर कोई भी रैंडमली टेम्परेचर वो कर दो। लेकिन थोड़ा सा सेंस होना चाहिए कि मतलब रेड हॉट रिंग, रिंग प्रॉब्ली या 100। 200 या 100? सर 400। 400? सर 800। 800 सर क्यों भाई? 100। 400 कह रहे हो, 800 कह रहे हो? ओके, 100 तो नहीं होनी चाहिए क्योंकि आपके पास वो कंडक्टर होता है, रेड हॉट है अगर। सही है। सो कंडक्टर का जो, सॉरी, जो मेटल्स होते हैं उनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। सही है। तो मतलब 200 300 400 तो नहीं होना चाहिए यार, नहीं? क्या कहते हो? तकरीबन 800 तो लेके जाओ। सही, बट ऑल दो तुम्हें बस सिर्फ ये जो ना मेटल मेटल के स्ट्रक्चर को, उन सब चीज़ों को देख के गैस करना था। बट फिलहाल वो तुमसे इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछेगा क्योंकि वो सोचो ये सॉलिड डिफॉर्मेशन का पार्ट होता था। ओके फाइन। आ जाओ भाई। विच कंटेन ओनली स्केलर क्वांटिटीज। सही है। तुम्हें पता है कि एरिया लेंथ और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गई है, काइनेटिक एनर्जी स्पीड पावर स्केलर है। सही है। पोटेंशियल एनर्जी मोमेंटम वेक्टर है, टाइम स्केलर है, वेलोसिटी वेक्टर है, टेम्परेचर बाकी सारी स्केलर है। ओके जी। शहीर शहीर जिंदा बैठे हो? शहीर। सर एक दफा अच्छा नहीं नहीं, जिंदा जिंदा जिंदा। ओके, रीड कर लो जरा। the density of the material of a coil of thin wire is to be found, which set of instrument could be used to do this most accurately. अच्छा जी, भाई एक बात बताओ कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? एक सेकंड याद करें। अरे यार, मास अपॉन वॉल्यूम तो नहीं होता था? हाँ अच्छा। हाँ यही। ओके, पक्की बात है। एक सेकंड अच्छा। देखना था, मैंने कल ही पेपर किया था, उसमें था। अच्छा, अबे मैंने तुम लोग को फॉर्मूला शीट भी भेजी है यार, तुम लोग के इतना कहने पे मैंने अलग से जो है ना, तो बच्चे ने मुझे यस कराई थी, मैंने तुम लोग को ग्रुप में भेजी है फॉर्मूला शीट। तुम हाँ लोग को भाई मिली? नीचे। हाँ अबे मैंने प्रिंट आउट भी कर ली। अच्छा, चपाटर। सो खैर खैर खैर। अच्छा जी, आ जाओ। सो मास में निकालना है, मास तुम मीटर रूल से वो कर सकते हो। सही हो गया। और वॉल्यूम के लिए तुम्हें तुम्हें पता है कि भाई रेडियस से डायमीटर चाहिए होगा। और उसको तुम जो है वो मीटर रूल, मीटर रूल, माइक्रोमीटर, मीटर रूल, टॉप पेन बैलेंस, टॉप पेन बैलेंस, पेन बैलेंस होना चाहिए। तुम जो है ना वो निकाल सकते हो, मास निकाल सकते हो। सही है। और माइक्रोमीटर से। वर्नियर कैलिपर तुम्हारे पास होना चाहिए। सही, ये दो जो चीज़ तुम्हारे पास होनी चाहिए। सही। लेकिन इन्होंने यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा चीज़ दी हुई है। पेन बैलेंस तुम्हारे पास होना चाहिए। सही है, पेन बैलेंस। यहाँ पे स्प्रिंग बैलेंस है। द थिंग टू बी फाउंड, प्रोटेक्टर, इसका प्रोटेक्टर हो तो कोई काम नहीं है। सही है।
स्टॉप वॉच और न्यूटन मीटर, वर्नियर कैलिपर। स्टॉप वॉच का भी कोई काम नहीं है। टेप मेजर, वर्नियर कैलिपर, लिवर बैलेंस। टेप मेजर का कोई काम नहीं है। टेप मेजर मोस्ट एक्यूरेटली, ओके, मोस्ट एक्यूरेटली तुम्हारे पास अगर मीटर रूल है तो वो एक्यूरेट होगा। माइक्रोमीटर भी तुम्हें एक्यूरेसी दे देगा, सही है। एक्यूरेट। प्रोटेक्टर नहीं, उसका तो कोई काम ही नहीं, ये तो बिल्कुल ही गलत हो रहा है। स्टॉप वॉच का भी कोई काम नहीं है। और टॉप पेन बैलेंस, वो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक वो होता है, बैलेंस होता है, ये तो वो ज़्यादा ये अच्छे दे देगा। ये लेवर बैलेंस कौन सा होता है? यार वो नहीं होता 3 डब्बे वालों के पास, हाँ। ये सॉर्ट ऑफ वो है, बीम बैलेंस के तौर तराजू। पे। हाँ। अरे यार अस मोमेंट हो गया है, तो तुम्हें पता था। सर क्या बर्गर समझा है आप? सर बिल्कुल। पिछले का आंसर क्या था? अच्छा जी, बी ये बी लग रहा है। ओके। सही हो गया। सारा तुम इसमें भी लगा रहे हो आंसर। नहीं नहीं, मैं अच्छा, आ जाओ फिर जरा ये सॉल्व करो पे तुम। सर रट्टा मार रहे हैं। quantity x varies with temperature theta as shown. Theta is determined from the corresponding values of x by using this graph. X is measured with a percentage uncertainty of plus minus 1% of its value at all temperatures. Which statement about the uncertainty in theta is correct? लीस्ट नियर जीरो। हाँ जी, क्या करोगे, कोई आइडिया? Theta is determined from the corresponding value of x by using this graph. X is measured with the percentage uncertainty at all the values of, okay। तो अगर तुम देखो कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ एक्स तुम्हारे पास आ जाएगी मल्टीप्लाई बाय 100, और ये आ जाएगी परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ एक्स, सही है। और सो तुम जितना आगे जाते रहोगे, जितना तुम आगे जाते जाते जाओगे, तो तुम्हारे पास ये क्वांटिटी बढ़ रही होगी, सही है। एक्स जब बढ़ रहा होगा तो तुम्हारे पास जो उसकी एरर होगा, एरर इन द क्वांटिटी अगर हम बढ़ा दें, क्योंकि हमारे पास जो है परसेंटेज अनसर्टेनिटी इज लीस्ट, 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 लीस्ट। तो इसका मतलब है कि कम या ज़्यादा हो रही है, तो इसका मतलब है कि डेल्टा एक्स में वेरिएशन आएगी, सही है। और हम्म मेरे ख्याल में तो लीस्ट होनी चाहिए बड़ी वैल्यू के आसपास, क्योंकि जब तुम बड़ी वैल्यू कैलकुलेट करते हो तो उसके अंदर एरर कम होता है, सही है। अम, पर यहाँ पे अच्छा जी, सो थीटा इज लीस्ट नियर 0 डिग्री, अगर हम ये कहें परसेंटेज अनसर्टेनिटी, सो इन्होंने कोई रिलेशन बताया हुआ है क्या? वेरीज क्वांटिटी एक्स वेरीज विद द टेम्परेचर थीटा, ओके। So you are x infinity of point if the value of all the temperature। तो इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी फिक्स है, तो इसकी सर जीरो पे तो आंसर ही जीरो नहीं हो जाएगा, अनसर्टेनिटी? मतलब वो नियर जीरो बोल रहे हैं ना, तो मतलब 1 2 के आसपास है, नहीं छोटी वैल्यूज पे बेसिकली। अच्छा, तो अब यहाँ पे इन्होंने इसको रिलेट किया भाई, यानी एक्स के अंदर जितनी भी अनसर्टेनिटीज आ रही होंगी वो थीटा से आ रही होगी, सही है। और उन्होंने कहा कि भाई थीटा की जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो 1 है, एक्स की जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है 1 है, फॉर ऑल ऑफ इट्स वैल्यू एट ऑल द टेम्परेचर, सही है। तो अगर हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमने फिक्स रखी हुई है, सो हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी बढ़ेगी या कम होगी, ताकि हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी फिक्स आए, राइट। सो दिस मीन्स कि क्वांटिटी इज बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एक्स, सही है। यानी तुम्हारे पास बड़ी क्वांटिटी होगी तो उसके अंदर ज़्यादा एरर आ रहा होगा, सही है। और छोटी क्वांटिटी होगी, यानी एक्स की वैल्यू अगर छोटी होगी, कम होगी, तो उसके अंदर एरर कम होगा, एक्स की वैल्यू ज़्यादा होगी तो उसके अंदर एरर ज़्यादा होगा, सही है।
तो अगर एक्स की वैल्यू छोटी है और उसके अंदर एरर कम है, तो वो एरर कहाँ से आ रहा होगा? थीटा से आ रहा होगा। सो थीटा जब छोटा होगा तो उसके अंदर एरर कम होगा, और थीटा जब बड़ा होगा तो उसके अंदर एरर ज़्यादा होने चाहिए। सो लीस्ट अनसर्टेनिटी जो है वो तुम्हारे पास अ, वो आनी चाहिए जीरो। नियर जीरो। सही है, नियर जीरो। और एक्चुअल अनसर्टेनिटी होगी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी नहीं होगी, क्योंकि परसेंटेज अनसर्टेनिटी फिक्स हम मान के चल रहे हैं। सही हो गया? क्लियर हो गया? कहानी समझ में आई? कितनों को नहीं समझ में आई? कितनों को आई है भाई, जरा बताओ सच्ची सच्ची। सर वो जो आपने एक्स परसेंटेज लिखा है ना, वो समझा दोगे कि आपने कैसे फाइंड आउट किया? देखो ये तो फॉर्मूला है, सही है, ये समझ में आता है फॉर्मूला। फॉर्मूला के अंदर जो है जी। 100 कॉन्स्टेंट, जो आपके पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो भी उसने कांस्टेंट रखी हुई है, राइट? तो इसका मतलब है कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा x, राइट? यानी जब तुम क्वांटिटी ऑफ x या वैल्यू ऑफ द x जब तुम इंक्रीज करोगे तो उसके अंदर परसेंटेज अनसर्टेनिटी, उसके अंदर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी बढ़ने लगेगी, राइट? एक ये रिलेशन मैंने बनाया, सही है। जब उसके अंदर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी बढ़ रही है, इसका मतलब है हायर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी विल बी एट दिस पॉइंट एंड लोअर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी विल बी अराउंड दिस पॉइंट, राइट? अच्छा अब सर बोलो। इसमें वो हम ये नहीं कह सकते एक्स परसेंटेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एक्स? अब कह सकते हो, यानी आप ये फिर ये कह दोगे ना कि डेल्टा एक्स ओवर एक्स इज इक्वल्स टू डेल्टा थीटा ओवर थीटा, ऐसा बोल लो। नहीं, मैं राइट? कह रहा हूँ एक्स परसेंटेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एक्स। परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन एक्स वहां से लेके आ रहे हो उसको उसके अंदर। आई डोंट थिंक सो, वो नहीं कह सकते हो आप। वो 100 से कट हो जाएगी ना परसेंटेज। नहीं मतलब वो वैल्यू, इसके अंदर जो एरर आ रहा होगा वो दोनों के, बल्कि नहीं, एरर अलग अलग होगा, सही है। सर आपने उधर सर लिखा है एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एक्स, तो वो हम्म, परसेंटेज पे आपने क्या की? वो कुछ वो तो कांस्टेंट ना, वो तो चेंज नहीं हो रही। तो वो समझ रहे हो? कंसिडर नहीं करें? नहीं, अभी जब चेंज ही नहीं, देखो हमें हमें रिलेशन ये देखना था कि भाई क्वांटिटी ऑफ एक्स और उसकी जो अनसर्टेनिटी है वो वेरी किस तरह से करी है, हमें ये देखना था, सही है। उसने कहा कि भाई डेल्टा एक्स, ये एक्स परसेंटेज अनसर्टेनिटी कांस्टेंट है, 100 कांस्टेंट है, तो उसको हटा दो। सही है, जस्ट इसको वहां पे लेके जाओ, और आप डायरेक्ट प्रोपोर्शन बना रहे हो ना। तो अगर इक्वालिटी का साइन लगा रहे हो तो फिर आप जो है ना वो एक्स और फिर परसेंटेज एक्स, सही है, इक्वल टू फिर डेल्टा एक्स और फिर 100 लगा दो, राइट? लेकिन अगर आप प्रोपोर्शनली लगा रहे हो, सारे कॉन्स्टेंट हटा दो फिर। समझ लो। जी सर। तो भाई ये चक्कर है, सही है। तो खैर, अब यहाँ पे हमने कहा कि भाई हमारे पास जो है ना थीटा, सॉरी एक्स की अंदर जो एक्स की जो जैसे वैल्यू बढ़ेगी तो उसके अंदर जो अनसर्टेनिटी है वो बढ़ जाएगी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। सही, और चूंकि वो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी वो आ रही है थीटा से, सही है, तो जब थीटा की वैल्यू ज़्यादा होगी तो एक्स की वैल्यू ज़्यादा होगी, और थीटा के अंदर जब अनसर्टेनिटी ज़्यादा होगी तो एक्स के अंदर अनसर्टेनिटी ज़्यादा होगी, राइट? तो इस वजह से यहाँ पे जब होगी वैल्यू तो उसकी अनसर्टेनिटी कम होगी, राइट? थीटा की अनसर्टेनिटी कम होगी, उसी के कॉरस्पॉन्डिंग एक्स की अनसर्टेनिटी भी कम होने वाली है, राइट? क्लियर हो गया? चलो जी, आ जाओ भाई जरा, ये रीड कर लो। मनाइल जिंदा बैठी हो? मनाइल जरा रीड कर लोगी प्लीज। The measurement of physical quantities may be subject to random errors and systematic errors. Which statement is correct? हम्म, रैंडम एरर कैन बी रिड्यूस्ड बाय टेकिंग द सेवरल, ये तो सही लग रहा है देखने में, है ना? Yeah. और रैंडम एरर आर ऑलवेज कॉज्ड बाय द पर्सन टेकिंग द मेजरमेंट, नॉट ऑलवेज, सराउंडिंग का भी इफेक्ट होता है, सही है। और ओके, और आपके पास जो है सिस्टमेटिक एरर कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाय एडजस्टिंग द पैटर्न्स। यस, कैलिब्रेशन जब आप करते हो तो वो कम हो जाता है। Systematic error result in the different reading each time the measurement is taken. No, same reading each time the measurement is taken. वो रैंडम एरर में होता है। सही हो गया, ओके। आगे आ जाओ भाई। रेयान रीड कर सकते हो प्लीज?
The velocity of electric car changes as shown. What is the acceleration of the car? भाई उन्होंने एक बदतमीजी कर रखी है यहाँ पे, देख रहे हो? देखा तुमने, देखा? Yes. बस ये चीज़ जो है ना देखनी पड़ेंगी। ओके, क्या चीज़ तुम्हें वेलोसिटी टाइम ग्राफ का क्या चीज़ तुम्हें बताएगा एक्सीलरेशन? Gradient. वेरी गुड। अच्छा जनाब। सो तुम्हारे पास 0 से स्टार्ट करो और 105 तक ले जाओ। ओके, सो 105 -0 डिवाइडेड बाय टाइम तुम्हारे पास है 4 सेकंड का। सही हो गया? अच्छा जी, किलोमीटर्स पर आ रहा है तो उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, डिवाइडेड बाय 3.6 कर दोगे। सही है, तो मीटर पर सेकंड के अंदर आ जाएगा। Sir, 7.3, 7.29. 7.3। सर परफेक्ट। किलोमीटर टू मीटर कैसे किया आपने? भाई किलोमीटर है ना तो 1000 लगा दो, और पर आर है तो आर को कन्वर्ट करने के लिए सेकंड में जो है ना 3600 डिवाइड कर दो। सही। वन सर जीरो वो भी होता फाइव है ना, मल्टीप्लाई बाय 5/18। हाँ वही चीज़ है, वो उसकी सिंप्लीफिकेशन है ना, इसी चीज़ की सिंप्लीफिकेशन है। समझो, वो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। चलो आगे आ जाओ भाई। इमाद रीड कर लोगे? इमाद, इमाद भाई है नहीं है? इमाद नहीं है। ओके, जैनब कर लेगी। जैनब रीड कर लोगी प्लीज। Ball is thrown vertically in air, neglecting air resistance, which property of the ball can never be zero at any time during the flight. अच्छा जी, क्या होगा? कुछ तो बताओ यार, बता के तो जाती। See? कैसे? ऊपर फेंक रहे हो ना, तो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, लेकिन एक्सेलरेशन नहीं होगी क्योंकि अर्थ पे खड़े हो। राइट। काइनेटिक एनर्जी, यस वो जीरो हो सकती है एट मैक्सिमम हाइट क्योंकि वेलोसिटी और स्पीड दोनों जीरो हो रही है, राइट। बट एक्सेलरेशन जीरो नहीं हो रही है। क्लियर? Yes. ओके जी, आ जाओ भाई। असम रीड कर लेगा भाई। अबे यार, एक तो ये सारे भाग क्यों जाते हो यार? असम भाई नहीं है। अच्छा जी, इब्राहिम रीड कर लोगे? A golf ball is hit with the same force and direction on Earth on the Moon, which diagram best represent the shapes of the part taken by the golf ball. अच्छा, इन्होंने तुम्हें बोला है कि अर्थ और मून, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? क्या ऐसा होगा कि जो अर्थ और मून को डिफरेंट बना रही है? Gravity? नहीं। नहीं, acceleration अलग है ना? आ, चल, उसके अलावा अर्थ हैज अ एटमॉस्फेयर एंड मून डजंट। ओके, समझ पा रहे हो? सो यहाँ पे एयर होगी, यहाँ पे नो एयर, राइट। वो आपको ये बताना चाह रहे हैं, इस चीज़ की हिंट दे रहा है, राइट। नो एयर। सही है। अब तुम्हारे पास जो है वो अर्थ की ग्रेविटी ज़्यादा है तो उसकी डीसेलेरेशन ज़्यादा होगी, तो ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा ऊपर तो जा नहीं सकेगा। सही हो गया पहली बात। अंदर वाला हमेशा अर्थ का होगा, बाहर वाला मून का बनेगा, राइट। अच्छा जनाब, तो फिर इसका डी होगा। डी कैसे बनेगा बे? ग्रेविटी तो है ना, वो अर्थ मून को छोड़ के बाहर तो नहीं निकल जाएगा। समझ पा रहे हैं? देखो, डी का मतलब ये है कि आपने ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया, तो वो ऑब्जेक्ट जो है ना वो मतलब लाइक सीधा सीधा जा रहा है, वो वापसी लैंड ही नहीं हो रहा मून पे, राइट। मून पे मून की ग्रेविटी तो है ना भाई, तो वो मून ऑब्जेक्ट को, सॉरी, ऑब्जेक्ट, अब यार मून ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट तो कर रहा होगा ना, तो वो कहीं ना कहीं आके दोबारा गिरेगा तो, राइट। तो ये डी तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। समझ रहे ना मूवी? जी सर। अच्छा जी, देखो बेसिकली तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि अगर प्रोजेक्टाइल मोशन नो एयर रेजिस्टेंस के अंदर बनाया जाता है तो वो बिल्कुल स्मूथ होता है, राइट, बिल्कुल सिमेट्रिकल बनता है, राइट। और प्रोजेक्टाइल मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस होता है तो वो इस तरह से बनता है। सिर्फ तुम्हें इस चीज़ को वो टेस्ट कर रहे हैं।
सिर्फ वो इस चीज़ को टेस्ट कर रहा है, राइट। प्रोजेक्टाइल मोशन का जो पाथ है, अगर तुम्हारे पास नो एयर रेजिस्टेंस है वो इस तरह से दिखेगा, अगर एयर रेजिस्टेंस है वो इस तरह से दिखेगा, ओके। तो यहाँ पे देखो मून के अंदर एयर रेजिस्टेंस शो हो रही है, मून के अंदर एयर रेजिस्टेंस शो हो रही है, यहाँ पे सिमेट्रिकल पाथ बन रहा है, ओके। सो दिस इज द पॉसिबल ऑप्शन ऑप्शन, ओके। क्लियर हो गया बच्चों, क्लियर हो गया। सर जब रेजिस्टेंस होती है तो वो लेस डिस्टेंस ट्रैवल करता है ना? हाँ जी, हॉरिजॉन्टली लेस डिस्टेंस ट्रैवल करता है क्योंकि डिसेलेरेशन हो रही होती है ना, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली दोनों फॉर्म के अंदर, सही। चलो, तो सर आपने सी सी कैसे हुआ है, मुझे नहीं समझ। देखो ना, आपके आपको ये पता होना चाहिए कि पाथ जो है, पाथ अगर तो एयर रेजिस्टेंस के अंदर आप वो कर रहे होगे ना, पाथ बना रहे होगे, तो आपका पाथ इस तरह से दिखेगा एयर रेजिस्टेंस के अंदर। और अगर विदाउट एनी एयर रेजिस्टेंस तो पाथ ऐसा दिखेगा। इज दैट क्लियर? तो जी मून के ऊपर कोई एयर रेजिस्टेंस सर। नहीं है, तो ये मून का पाथ होना चाहिए, राइट। यहाँ पे ये जितने भी एसिमेट्रिकल पाथ है, ये शो कर रहे हैं कि रेजिस्टिव फोर्सेस मून पे भी प्रेजेंट है, राइट, विच इज इनकरेक्ट। समझता सर है? मून क्या वैक्यूम होता है? हाँ, हाँ जी। तो एटमॉस्फेयर नहीं है ना भाई, कोई ऑक्सीजन वगैरह कुछ नहीं है ना, कोई बादल बादल नहीं है मून के अराउंड, समझ रहे हो? जी। चलो, ओके। तुमसे कह रहा है कि रीबाउंडिंग के अंदर कौन सी चीज कंजर्व नहीं है। मास तो हमेशा कंजर्व होता है, मोमेंटम, मोमेंटम बिटवीन द बॉल एंड द वॉल वो भी कंजर्व होगा, सही है। और तुम्हारे पास काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होने वाली है क्योंकि स्पीड सेम है, सही है, ये दोनों तो कंजर्व हो जाएंगे। स्पीड स्पीड जो है वो मैग्नीट्यूड आए, सारी चीज़ें कैसे हो रही हैं। रीबाउंड विच प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट, सॉरी सॉरी सॉरी, उसे कहा भाई विच प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट कंजर्व, ये आगे बढ़ जाएगा मोमेंटम, सही हो गया। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कंजर्व, तुम बिफोर द कोलिजन काइनेटिक एनर्जी निकालोगे, हाफ एम वी स्क्वायर आएगी, आफ्टर द कोलिजन काइनेटिक एनर्जी निकालोगे, हाफ एम वी स्क्वायर आएगी, राइट। तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट निकालो, चेंज नहीं हो रहा है, राइट, वही बॉल जा रही है, वही बॉल रिबाउंड होकर आ रही है, राइट। तुम स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट देखो तो उसी वी की स्पीड से जा रहा है, वी की स्पीड से वापसी आ रहा है, वेलोसिटी नहीं कही हुई उसने, स्पीड कही हुई, ओके। लेकिन मोमेंटम की जो बात है, मोमेंटम किसी भी सिस्टम का कंजर्व होता है, किसी एक ऑब्जेक्ट का कंजर्व नहीं होता है, राइट, ये तुम्हें पता होना चाहिए कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो होता है वो पूरे सिस्टम पे लगता है, वो किसी एक ऑब्जेक्ट पे नहीं लगता है, ओके। सो किसी भी एक ऑब्जेक्ट का मोमेंटम कंजर्व नहीं होता, बल्कि मोमेंटम बिटवीन द बॉल एंड द वॉल ये कंजर्व होगा, राइट। तो इस वजह से हमने, चूंकि उन्होंने से जस्ट ऑब्जेक्ट कहा हुआ था, तो इस वजह से हमने कहा कि भाई ये कंजर्व नहीं है। चलो भाई आ जाओ। अच्छा जी, इब्राहिम जरा रीड कर लोगे? Particle X has speed v and collides with a stationary identical particle y. The अच्छा collision जी, is perfectly elastic. ओके, ये तो याद होना Adapt the चाहिए। speed and direction of motion of each of the particles after collision. हम्म, देखो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के अंदर जो है ना, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल की स्पीड ले लेता है, दूसरा पहले की स्पीड ले लेता है। अगर दोनों आइडेंटिकल पार्टिकल हैं, प्रोवाइडेड कि दोनों आइडेंटिकल पार्टिकल हो, दोनों आइडेंटिकल पार्टिकल हैं, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का मतलब है काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है, राइट। तो जितनी काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन है वो हाफ एम वी स्क्वायर है, राइट, उतनी काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन होने वाली है, राइट। तो वो सारी की सारी यहाँ पे चली जाएगी, राइट। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से तुम उसकी स्पीड भी निकाल सकते हो, सही। तो ये तुम्हारे पास यहाँ पे आ जाएगी, सही है। सो जस्ट आप कह सकोगे कि भाई एक्स जो होगा आफ्टर द कोलिजन वो स्टेशनरी हो जाएगा, और वाई मूव करेगा टू द विद वेलोसिटी वी राइट साइड पे। बोल भाई क्या बोल रहा है? कुछ नहीं, ए कह रहा था। ओके ओके ओके, चलो डन हो गया। अच्छा जी, अरे भाई करा देगा भाई। मैं हाँ जी, हाँ जी। तुमने ही बेटा इस पे आवाज। खुआर किया था इस वाले क्वेश्चन पे, साल अब हुआ नहीं ना तो फिर। अच्छा अच्छा। A mass of 2 kg rests on a frictionless surface. It is attached to a 1 kg mass by a light thin string which passes over a frictionless pulley. The 1 kg mass is released and it accelerates downwards. सही What is है। the speed of the 2 kg mass and the 1 kg mass? And what is the speed of the 2 kg mass as the 1 kg mass hits the floor, having fallen a distance of 0.5 meter? भाई टेंशन बोले तो किधर होगी? Sir, towards pulley, towards fixed ओके, point. चलो
अच्छा जी, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं भाई यहाँ से, टेंशन को यूज़ करके। जी। सो पहले वाले सिस्टम की अगर तुम इक्वेशन बनाओगे, सो ये आ जाएगी वेट माइनस टेंशन इक्वल्स टू एम ए, विच इज़ 1/9.81, राइट, टाइम्स ए। सही है। और वेट, अच्छा जी मास है ना, सॉरी, इतनी लंबी गलती हुई। अच्छा जी, और ये जिसका जो वेट आ जाएगा वो 9.81 आ जाएगा। सही है। सो ये आ गई एक्सेलरेशन। ओके, पहली वाली इक्वेशन आ गई। सही है। दूसरे वाले सिस्टम के लिए बनाओगे, सो टेंशन इज द ओनली फॉरवर्ड फोर्स एक्टिंग एंड इक्वल्स टू 2a, राइट। सो टेंशन से टेंशन कैंसिल कर दो, तुम्हारे पास आ जाएगा 9.81 इक्वल्स टू 3a। सही है। सो एक्सेलरेशन कितनी आ रही है भाई? 3.1 C। 3.1? अबे व्हाट इज द स्पीड बोल रहे हो तुम, एक्सीलरेशन नाप के चल रहे हो? अबे ऐसा मत करो भाई, सॉरी 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 सॉरी। अंधी मचाई है। ओके ओके फाइन। सो ये एक्सेलरेशन आ गई है, राइट। अब उसने एक्सेलरेशन हमें दी हुई है, उसने हमें डिस्टेंस दे रखा है 0.5 का, थ्री पॉइंट उसने टू सेवन एक्सेलरेशन। आए 3.27। जी जी, 3.27। ओके, 3.27, ओके। सो 27, ओके। अच्छा, इनिशियली उसने जो है ना वो रेस्ट से उसको रिलीज किया है, राइट। सो इनिशियल स्पीड हो गई 0, राइट। अच्छा जी, तो तुम निकाल लो भाई, फाइनल स्पीड निकालो, किसी भी पार्टिकल की निकाल लोगे, आ जाएगा। सही है। सो तुम इसके लिए इस्तेमाल कर लोगे, क्या इस्तेमाल कर लोगे भाई? फाइनल स्पीड हमने निकालनी है, सो 2as इक्वल्स p² माइनस u²। सही है। सो 2 × a जो है वो तुम्हारे पास है 3.27, और s जो है वो 0.5 है। सही, और होल थिंग अंडर रूट कर दोगे, 1.8। 1.8। परफेक्ट हो गया, समझ में आ गया भाई। अच्छा जी, जी जी। चलो आ जाओ आ जाओ, आगे चलते हैं। अरे यार सर ये भी, डिवाइड किससे किए? हाँ जी, डिवाइड किसी से नहीं किया भाई, जस्ट अंडर रूट किया। फाइनल स्पीड 0, इनिशियल स्पीड 0, फाइनल स्पीड 2as दे रखा है हमें बस, समझ रहे हैं ओके सर। जी ना। जी। अच्छा जी, चलो आ जाओ भाई। अरे टाइट क्वेश्चन आ गया तो। अच्छा जी, कौन कराएगा ये? मनाइल करवा सकती हूँ, मनाइल, मुश्किल क्वेश्चन है। Lead pellet is shot vertically upwards into a clay block that is stationary at the moment of impact but is able to rise freely after the impact. The pellet hits the block with an initial velocity of 200 meters per second. It embeds itself in the block and does not emerge. How high above its initial position will the block rise? हाँ। अच्छा, इनिशियल पोजीशन ये दे रखी है, ओके, दिस इज द इनिशियल पोजीशन। यहाँ से ऊपर कितना वो जो है ना वो हो जा रहा है? कोई आइडिया, कोई दिमाग में आ रहा है कुछ? Conservation of momentum करके equation of motion. अच्छा, थोड़ा सा बताओ बताओ यार, अच्छा लगा सुन के यार, समझ नहीं आया लेकिन। अच्छा, सॉरी So सॉरी। mu1 plus mu2 equals vm plus m. अबे इतना भी Conservation मुश्किल of नहीं करना है momentum. बे। अच्छा ओके ओके फाइन फाइन, सॉरी, करते करते। सो 5 kg का मास है, 5 ग्राम का मास है, और 200 की इसकी स्पीड है, राइट। एंड वो ब्लॉक इनिशियली रेस्ट पे है। सही है। तो दिस इज द ओनली मोमेंटम बिफोर द कोलिजन, एंड आफ्टर द कोलिजन मास एड अप हो जाएगा। सो फिर 100 का मास आ जाएगा। सही है। और उसके बाद जो इसकी स्पीड होगी वो हम निकाल लेंगे ऐसे करके, ऐसे ही ना। सो ये 0 0 कैंसिल, तो 10 सर स्पीड आ आपने रही किलोग्राम में क्यों नहीं किया? है। जरूरत नहीं है, यहाँ पे भी ग्राम है, यहाँ पे भी ग्राम है, वो कैंसिल हो जाएगा स्ट्रेट अवे, है ना। अच्छा, yeah. ओके। सो ये आ गई इनिशियल स्पीड, ओके, कि जिस स्पीड से ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा, राइट। एंड उसने कहा कि भाई हाउ हाई, इसका मतलब है फाइनल स्पीड कितनी होने वाली है? 0. वेरी गुड। और एक्सीलरेशन बोले तो? Negative 9.81. परफेक्ट। एंड हमने निकालना है फाइनल हाइट, तो हम लगा देंगे 2as इक्वल्स v² माइनस u²। सो एस हमारे पास आ जाएगा, अच्छा वी हमारे पास है 10, यू एक्चुअली 10। सही है, डिवाइडेड बाई 2 × 9.81, हाउ मच? Sir, अबे रुक रुक, 5.09. 5.09, 5.1,
ओके जनाब, चलो। ए बन रहा है फिर। हाँ जी। जी सर। डन हो गया। बोलो बोलो भाई, क्या? सर ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ऐसे पहले भी हाँ मैंने जी, हाँ जी। सॉल्व हाँ जी, ऐसा किया। एक और ओके है। एक दो। सर, मैंने पूछा हम्म। एम्बेड्स का मतलब अंदर कि घुस रहा है वो भाई, वो मतलब। चिपक गया उसके साथ। ओके। ओके। चलो, आ जाओ। आगे आ जाओ भाई। शहीर जरा हो इधर उधर। The diagram shows an experiment to measure the force exerted on a ball by horizontal air. The ball is suspended by a light string and weighs 0.3 meters. The deflection of the string from vertical is 30 degrees. What is the force on the ball from the air? हाँ जी। क्या करोगे भाई, कोई आइडिया? कोई दिमाग में आ रहा है कुछ? नहीं। अबे यार। अच्छा जी, वेट तुम्हारे पास है डाउनवर्ड। सही है, जो कि है 0.15। सही है। टेंशन तुम्हारे पास होने वाली है अपवर्ड। सही है। टेंशन के अगर कंपोनेंट बनाओगे, तो टेंशन का एक कंपोनेंट तुम्हारे पास बनेगा टी कॉस 30, एंड ये बन जाएगा T sin 30। T sin 30। ओके। चलो, ये दो चीज़ें आ गई। अच्छा जी। अब फिर इनको इक्वेट करके टेंशन निकालेंगे। है ना। वर्टिकल। हाँ जी, वर्टिकल को इक्वेट करके टेंशन निकाल लेते हैं। 0.15 इक्वल्स टू T cos 30। सही है। सो 0.15 डिवाइडेड बाय 0.866 करो, कितना आता है? 0.173। 0.173। ओके। नहीं यार। है। अच्छा चलो, सही है, सही जी। है। सही है, सही है। ओके। अब ये हमारे पास आ गई टेंशन। व्हाट इज द फोर्स ऑन द बॉल फ्रॉम द एयर फ्लो? सही है, तो एटलीस्ट उसको T sin थीटा वाली फोर्स को उसको ओवरकम तो करना पड़ेगा, राइट? तो जस्ट टेंशन रख के इसमें वैल्यू निकाल दो। 0.0866। ओके। ये बन रहा है। सो T sin थीटा। सही है। अब ये बेसिकली जो T sin थीटा, ये अपोजिंग फोर्स है, राइट? सो एयर को मिनिमम तो इतनी फोर्स लगानी पड़ेगी इसको आगे भेजने के लिए, राइट? और उससे ज्यादा फोर्स अगर लगाएगा तो रिजल्टेंट बन जाएगी, वो अनबैलेंस फोर्सेस हो जाएगी, राइट? तो ये आपके पास बन जाएगा। क्लियर हो गया? सर आपने टी की वैल्यू निकाली, उसके बाद क्या करना है हमें? उसके बाद बस जो है ना, हमने टी की वैल्यू को टी के अंदर दोबारा सब्स्टिट्यूट किया और साइन थीटा वाला कंपोनेंट कैलकुलेट कर लिया, 0.173। एंड साइन थीटा में आपके पास आ जाएगा 30, राइट? सो इससे हमारे पास आ रहा है 0.087। सही है। और ये वो फोर्स है जो कि बैकवर्ड फोर्स है, राइट? और एयर फ्लो को या एयर को इतनी वैल्यू की फॉरवर्ड फोर्स लगानी पड़ेगी ताकि वो बॉल आगे जा सके, राइट? तो ये बस ये कॉन्सेप्ट है। क्लियर है? जी सर। चलो, ओके भाई, आगे आ जाओ। अच्छा जी। कौन रीड करेगा भाई ये? हमारे पास है, रेयान से करवा ले। रेयान जरा रीड कर लेगा भाई। A student balances a 30 centimeter ruler on a fulcrum set at 15 centimeter mark. She then places a 50-gram mass on the 23 centimeter mark and places a 20-gram mass on the 11 centimeter mark as shown. Which mass should she place on the 7 centimeter mark to restore the balance? ओके। सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है? लॉ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट लग रहा है ऐसे ही। Yes, sir. अच्छा जी। ये यहाँ घुमा रहा होगा, राइट? दिस विल प्रोड्यूस एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, राइट? सो एंड दिस शुड ऑल्सो प्रोड्यूस अ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, हमें नहीं पता उसका मास। सो मास टाइम्स। अच्छा भाई, ये मैं डिस्टेंस क्या ले लूँ? ये डिस्टेंस क्या ले लूँ यहाँ से यहाँ तक? यस रेयान। Um, 18. आई। अबे कैसे देख। ये पूरा डिस्टेंस जो है, दिस होल थिंग इज 15, राइट? क्योंकि उसने सेंटर पे रख रखा है, राइट? एंड दिस थिंग इज 7, राइट? ये 7 है, ये 15 है, तो ये कितना हो जाएगा?
कुछ तो 8. बोलो यार। अच्छा ओके फाइन। सो 8 हो गया, सही है। सो ये आ गया 8। और उसके बाद जो है प्लस, अच्छा जी, जो 20 ग्राम का मास है, सही है, वो रखा हुआ है 11 पे। सही है। और 15 से कितना दूर है 11? 4, राइट। इक्वल्स टू जो आपके पास दूसरा वाला मास है, जो कि 50 ग्राम पे रखा हुआ है, जो 50 ग्राम का है, वो 15 से कितना दूर है? 7 दूर, 8 दूर है, सही है। ठीक है, दिस विल गोइंग टू बी द 8। ओके, Yes, दिस sir. सही है। सो अब आप सॉल्व कर लो बस, सही है। सो 50 × 8 माइनस 20 × 4, राइट, डिवाइडेड बाई 8। 40. 40। चलो, क्लियर हो गया भाई, कोई मसला तो नहीं है। Yes, sir. सर मैंने आपसे एक चीज पूछनी थी, अगर बोलिए। सर इक्विलिब्रियम नहीं है और हमें रिजल्टेंट मोमेंट निकालनी है तो वो कैसे निकालते हैं? इक्वल टू हटा दो बस, इक्वल टू हटा दो, और क्लॉकवाइज मूवमेंट को ऐड कर लो, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को ऐड करके दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। जैसे दोनों फोर्सेस का निकालते हैं भाई, जैसे फोर्सेस अ, निकाल दो। अब लेट से एक एक बॉक्स है, उस बॉक्स पे जो है फॉरवर्ड फोर्सेस लग रही है, लेट से 3 फॉरवर्ड फोर्स लग रही है, 2 बैकवर्ड फोर्स लग रही है, सही। क्या करते हो इसमें रिजल्टेंट निकालने के लिए? फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड। अच्छा जी, फॉरवर्ड माइनस बैक, तो फॉरवर्ड के लिए सारे ऐड करते हो, सही। बैकवर्ड के लिए सारे ऐड करते हो, फिर सब्ट्रैक्ट करते हो, ऐसे ही कर दो। जी। सही है। तो इसी तरीके से जब मोमेंट निकालो तो सारे क्लॉकवाइज मोमेंट को ऐड करोगे, सारे एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को ऐड करोगे, फिर उन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दोगे, राइट। दोनों सबमिशंस को आपस में जी सर। सब्ट्रैक्ट कर दो, बस ये कॉन्सेप्ट है। क्लियर हो गया? सर मतलब सर हमारे एक एमसी में क्वेश्चन था। हम्म। सर वो जो एंड है ना, मतलब हम्म। ये जो डायग्राम का जो एंड है मतलब हाँ 30 जी। पर, सर हम्म। उसके उस पर राइट पर फोर्स लग रही थी, राइट पर। ओके, यहाँ पे नीचे कोई ऊपर को लग रही होगी। नहीं नहीं, राइट पर मतलब अच्छा, राइट पर यूं। परपेंडिकुलर। हाँ हाँ। इस तरफ तो सर अभी ये क्लॉकवाइज एंटी नहीं, कुछ क्लॉकवाइज नहीं क्या करेगा लेना है ना इसको? ब्रो, पैरेलल फोर्स है ना ये, पैरेलल फोर्स तो मोमेंट जनरेट ही नहीं करती। लेकिन सर उसका था डिस्टेंस था तो परपेंडिकुलर। बेटा वो फिर इस तरह से होगा, जी ऐसा सर, कुछ एल शेप था। शेप पर था। जी। एल शेप थी जी। जब एल शेप दिया हुआ होता है तो उसमें अब पिवट, एक मिनट, अगर एल शेप है तो अब ये फोर्स यहाँ पे लग रही है, तो इसका ये वाला डिस्टेंस लोगे। ओके, जी सही है। अब इसका ये मेरे ख्याल से 3 डिस्टेंस यहाँ पे होता है, ये 2 होता है और ये 2 होता है, या 4 3 इसका का स्प्लिट है, 2000 मेरे ख्याल से 12 13 का क्वेश्चन है। सही है। तो ये है, ये इसमें जो है ना इन्होंने यहाँ पे फोर्स लगाई हुई होती है, सही है। एक फोर्स इधर लग रही होती है, सही है, एक यहाँ पे लग रही होती है और एक यहाँ पे लग रही होती है, सही है। तो ये जो है ना यूं घुमा रही है, सही है, ये यूं घुमा रही है और ये भी यूं घुमा रही है, ओके। सर उसकी बीच में तो डायरेक्शन फिर हमें कैसे पता कि वो वैसे घुमा रही है एंटी देखो, क्लॉकवाइज? जितने भी फोर्सेस होंगी वो सारी की सारी तुम उसको पिवट के अराउंड घुमाओगे, सब फोर्सेस को पिवट के अराउंड घुमाओगे क्लॉकवाइज मोमेंट निकालने के लिए, सही है। समझ रहे हो? जब ठीक ठीक बिल्कुल है सर। नीचे वाली है वो दूसरी तरफ भी तो जा सकते हैं, एक अराउंड मिनट, होते हुए। आप कह रहे हो कि यहाँ से ये यूं जा सकती है? ये कैसे हो जी। सकता है बे? ये कैसे हो सकता है? अगर अगर देखो, सर तुम वो तुम मैं लॉजिकली सोचो ना, अगर तुम किसी चीज को यूं खींच रहे हो तो वो ऊपर की तरफ उठेगा या नीचे की तरफ जाएगा? मतलब तुम सोचो ना कि तुम्हारे पास एक एल शेप है, सही है, तुम उस एल शेप को सामने से पुश पुल कर रहे हो, राइट। अगर तो तुम्हारे पास ये एल शेप है, सही है, ये एल शेप है, सही है, ये इसका पिवट है, सही है। तुम उस एल शेप को सामने से फोर्स लगा रहे हो, सामने से खींच रहे हो, तो वो एल शेप यूं होगा, यूं होगा एल शेप, या वो एल शेप यूं होगा? कैसा होना चाहिए तुम्हारे ख्याल में? फर्स्ट वन और द थर्ड वन? फर्स्ट फर्स्ट। वन। फर्स्ट वन। थर्ड वन तो तब होगा ना जब तुम पुश करो बैकवर्ड, राइट। समझ, अगर तो तुम इधर को फोर्स लगाते तो फिर तुम कहते कि एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज घुमा रहा है, समझ पा रहे हो? जी सर। जी सही सर। तो कॉन्सेप्ट। हम्म। तो सर फिर अभी हमने इनकी एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज का ऐड कर लिया, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज को ऐड करोगे सारे, और क्लॉकवाइज को ऐड करोगे, फिर आपस में सब्ट्रैक्ट कर दोगे। ओके। सर सर अभी इसका तक आपका तो समझ में मतलब नहीं आ रहा टोटल, तुम्हें? टोटल को नहीं टोटल सर, निकालना।
टोटल निकाल लिया, टोटल के बाद सब्ट्रैक्ट किससे करना है? अरे मेरी जान, क्लॉकवाइज को अलग से टोटल निकालोगे, एंटी क्लॉकवाइज को अलग से टोटल निकालोगे, और फिर क्लॉकवाइज और एंटी जी क्लॉकवाइज जो टोटल निकाले हुए हैं, सही है, उन दोनों जी। को आपस में माइनस करोगे। जैसे राइट वर्ड फोर्सेस को लेफ्ट वर्ड फोर्सेस में से माइनस करते हो ना, तो राइट वर्ड फोर्सेस जी जितनी होती है पहले सारी राइट वर्ड फोर्सेस ऐड करते हो, तो उसी तरह से सारे क्लॉकवाइज मूवमेंट ऐड करोगे, और फिर जैसे सारी बैकवर्ड फोर्सेस ऐड करते हो, उसी तरह से सारे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स ऐड करोगे, और फिर दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करोगे, जो सम ऑफ ऑल द क्लॉकवाइज मूवमेंट आ रहा है और जो सम ऑफ ऑल द एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आ रहा है उनको सब्ट्रैक्ट करोगे, राइट, ये करना है। समझ गया? अच्छा ओके। अच्छा जी, चलो आगे आ जाओ, और भी कोई कुछ कह रहा था? अच्छा जनाब, चलो। स्लेज एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी। अच्छा, कांस्टेंट वेलोसिटी अगर तुमसे कह रहे हो, कोई बता सकते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी का क्या मतलब है? रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी? जीरो। ओके, वेरी गुड, जीरो रिजल्टेंट फोर्स। अगर रिजल्टेंट फोर्स जीरो है तो ट्राइंगल कैसा बनना चाहिए? वेक्टर ट्राइंगल कैसा बनना चाहिए? क्लोज होना चाहिए या वो होना चाहिए, रिजल्टेंट फोर्स भी होनी क्लोज चाहिए? होना चाहिए। क्लोज होना चाहिए। क्लोज। सही है, सो ये तो क्लोज नहीं है। सही है, सही है, ये क्लोज दिख रहा है, एंड ये क्लोज दिख रहा है, एंड ये क्लोज नहीं है। सही है, सो ये तो गलत हो Sir, गए। B is not closed. बी इज नॉट क्लोज, हाउ? ओ ओ ओ, सॉरी सॉरी, तो सी बच रहा है फिर सिर्फ। सॉरी सॉरी, माय बैड। Yes. ओके, सर कोई बात नहीं। आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि क्लोज है क्लोज नहीं है? दो हेड फोर्सेस एक जगह सब पे, दो हेड एक जगह पे आ रहे हैं ना। देखो, ये हेड यहाँ पे आ रहा है, ये भी हेड यहाँ पे आ रहा है, ये क्लोज नहीं है। सही है, यहाँ पे अगर आप देखो, ये हेड यहाँ पे आ रहा है, ये हेड यहाँ पे आ रहा है, तो ये क्लोज नहीं है। ओके, यहाँ पे अगर आप देखो, सो अगर आप यहाँ पे देखो, सो ये हेड इधर आ रहा है, ये भी हेड इधर आ रहा है। ओके, तो कोई भी दो एक ही पॉइंट पे दो हेड नहीं आने चाहिए। सही है, क्लोज ट्रायंगल के लिए। क्लियर हो गया? मतलब ऑपोजिट, सारी फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन हाँ, में एक होती का है। हेड दूसरे की टेल पे, दूसरे का हेड तीसरे की टेल पे, जिससे का हेड पहले की टेल पे, इस तरह से होना चाहिए। ओके, चलो जी। तुमसे कह रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज इंक्रीज बाय द फैक्टर ऑफ 4। स्पीड जो है वो तुम्हारे पास फिर बड़ी होगी फैक्टर ऑफ 2 से, राइट? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आई थिंक सो, बहुत आसान सा होगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि हाफ एम वी स्क्वायर्ड होता है काइनेटिक एनर्जी, राइट? सो काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी का स्क्वायर का रिलेशन है। सही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द स्पीड। सही है, सो अगर काइनेटिक एनर्जी 4 है तो स्पीड 2 होगी, तब काइनेटिक एनर्जी 4 हो पाएगी, राइट? खैर, आगे आ जाओ भाई, मुबीन जरा रीड कर लियो तो भाई। A piston in a gas supply pump an area of 600 centimeter square, and it moves the distance of 40 centimeter during one stroke. The pump moves the gas against a fixed pressure of 5,000 pascals. How much work is done by the piston during one stroke? प्रेशर, वर्क डन और वॉल्यूम को रिलेट कर सकते हो? सर प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स ओवर एरिया। फोर्स ओवर एरिया, राइट। वॉल्यूम बनाना है मुझे, वॉल्यूम और वर्क डन कहाँ से लाओगे? सर वॉल्यूम क्यों चाहिए मुझे? इसने वॉल्यूम दे रखा है ना, और इसने बोला है वर्क सर डन निकाल दो, तो कैसे रिलेट करोगे? सर एरिया सेंटीमीटर दिया है। क्यूब हाँ, एरिया दिया हुआ है। एरिया दिया, चलो एरिया दिया हुआ है, सही है, और उसने हाइट दी हुई है, तो हम वॉल्यूम तो सम निकाल सकते हैं। वर्क डन कैसे रिलेट करोगे? फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस, चलो डिस्प्लेसमेंट। सही है, यहाँ पे हमने एल लगा दिया, तो नीचे भी एल लगाना पड़ेगा, राइट? सही है, क्योंकि आप कोई चीज़ इंट्रोड्यूस करवा रहे हो तो उसको नलीफाई भी करना पड़ता है। सही है, सो आपके पास जो प्रेशर आपके पास हो जाएगा, वो फोर्स, फोर्स टाइम डिस्प्लेसमेंट करोगे तो वर्क डन बन जाएगा, और बेस एरिया टाइम्स लेंथ करोगे तो ये आपके पास बन जाएगा वॉल्यूम, राइट? चेंज इन वॉल्यूम कह लो, ये वॉल्यूम कह लो। सही है, प्रेशर तुम्हें दे रखा है 5000 पास्कल्स, राइट? वॉल्यूम, अच्छा, तुम्हें दे रखा है 600। भाई कन्वर्जन फैक्टर बताएगा, एक्सपोनेंट नेगेटिव कितना लगाऊं? मुबीन, 6 ओए ओए, क्यों बे 6? वॉल्यूम थोड़ी है, वो तो एरिया है। सेंटीमीटर स्क्वायर टू मीटर स्क्वायर में। हाँ, सर तो 4। -2। -4 लगेगा यार, कम ऑन। अच्छा वो फिर स्क्वायर भी कर देंगे। सही है, क्लियर हो गया ना भाई? ये आ गया वर्क डन। सही है, सेंटीमीटर है तो एक्सपेंड -2, स्क्वायर करोगे तो -4 बनेगा। वॉल्यूम अगर दिया होता तो -6 होता। ओके, निकाल दो भाई, कितना आ रहा है?
फाइव सिक्स जो 30 और थ्री फोर जो 12, 112 पॉइंट। अच्छा जी, 3 0, 5 0, 6 0 और 6 0। ये ए बन रहा होगा मेरे वन ख्याल से। ट्वेंटी ए बन रहा है, ए बन रहा है। जी। सही है। सेट हो गया। आ जाओ भाई। एक अम, मिनट पीछे है ना। एक तुम्हारे दिन से सोए भी नहीं लग रहे, मुझे ऐसा लग रहा नहीं सही है। है चलो ना? कैलकुलेशन एक। तुम्हारी मैं तुम्हारी गाड़ी सर स्लो बस चल रही है। रैम रैम करप्ट हो गई है, तुम्हारे अंदर से गालियां आ रही हैं। ओके। आ जाओ भाई। जैनब जरा रीड कर लोगी प्लीज। अरे यार, जैनब जिंदा ही नहीं है। फिर करवा लेते हैं, कौन कर लेगा? आसाम से कर लेते हैं, आसाम मेरा रीड कर लेगा तुम। A railway engine accelerates a train of total mass 800 tons from rest to a speed of 50 meter per second. How much work must be done on the train to reach this speed? हम्म सो हाफ एम वी स्क्वायर। मास का बस फड्डा है। 800 exponent 3. सही हो गया। एंड स्पीड फ्रॉम द रेस्ट है तो 50 स्क्वायर माइनस 0। कितना आ सर जाएगा इधर भाई? हाफ एम वी स्क्वायर क्यों यूज कर रहे हैं? तो फिर क्या यूज़ करें? उन्होंने वर्क डन का पूछा है ना। है ना? हमें हमें ये नहीं पता था कि वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता था। रिमेंबर वर्क एनर्जी थ्योरम। जी सर। बस वो डायरेक्ट लगा दो। क्योंकि C. देखो हॉरिजॉन्टल मोशन है। बी कह रहे हो? C. C. अच्छा, सी कह रहे हो? ओके फाइन। चलो, सही है। आ जाओ भाई। अच्छा जी, इब्राहिम रीड कर लोगे प्लीज? पहले वाले नहीं करना है? पहले वाला नहीं अवेलेबल? अच्छा जी, दूसरा वाला कर लो भाई। अब यार सुन सपाटे में बैठे हो। oh sorry sir, water from a reservoir is fed to the turbine of a hydroelectric system at a rate of 500 kg per second. The reservoir is 300 meter above the level of the turbine. The electric output from the generator driven by the turbine is 200 amperes at a potential difference of 6,000 volts. What is the efficiency of the system? ओके, एफिशिएंसी का फॉर्मूला बोले तो भाई? Sir, output over input multiplied by 100 ओके, power. सो आउटपुट आपने कर दिया और इनपुट कर लो, सही है। अच्छा जी, आउटपुट क्या दिख रहा है? यस, उसने आउटपुट तो स्ट्रेट अवे राइट अवे बता रखा है कि आउटपुट जो है वो 200 एम्पियर टाइम 6000 वोल्ट्स, राइट। इनपुट क्या ले लें भाई? आई वी टू आई। हंड्रेड एंड 2000। हाँ, अबे वो तो आउटपुट है ना, इनपुट क्या लोगे? अच्छा वो एम जी एच ओवर टी ओवर टी, टी फाइव कहाँ से लाएगा? टी कहाँ दिख रहा है भाई? के जी पर सेकेंड है ना, तो वन ही अरे होगा। यार, छोटी छोटी बातें पकड़ रहा है, होशियार हो गया। वेरी गुड। 81 एंड इंटू 300, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। निकाल दो भाई, क्या एफिशिएंसी बनती है इसका? आंसर ज्यादा ना डी बनता है। आ रहा एटी डी आ वन रहा? पॉइंट फाइव कितना? 80, हाँ ना? 81.5। बस बस बस, बेहतरीन है इसका। ये एफिशिएंसी वाले ना अक्सर डी बनता है आंसर। अच्छा जी, ये छोड़ो, अभी निकल चुका है। सर पक्की बात है फिर। आए नहीं नहीं नहीं, देख ऐसा मत कर भाई। सर ये सर क्वेश्चन पीछे पेपर में जाना भी एक आया मिनट। था। भाई मैं जब एएस के पेपर दे रहा था तो मैंने सर के रट्टे फिक्स किए हुए थे। सही तुक्के फिक्स किए हुए थे। तो मुझे पता होता था कि ये तुक्के आने चाहिए। मैं तुक्के से 32 33 नंबर ले रहा था। सही है। बीच में हमारे नाना की टांग टूट गई। यार 25 पे आ गया मैं यार। सर वो तुक्के बता हमें भी इलेक्ट्रिसिटी के बताना। तो यस करवा दें बस, बाकी ऐसा? क्या। इलेक्ट्रिसिटी के तो भाई, इलेक्ट्रिसिटी भाई एग्जामिनर लिख के देता है कि इलेक्ट्रिसिटी के 2 3 क्वेश्चन मैं मुश्किल दूंगा, ऐसी की तैसी किसी का बाप भी नहीं कर सकता। सही है। वो ये लिख के देता है एग्जामिनर रिपोर्ट के अंदर, समझ लो।
तो उसकी तुम टेंशन नहीं लो, वो तुमसे नहीं होनी तो किसी से भी नहीं होनी, डोंट वरी। सही है। उसके अलावा तुम समझ लो तुम 40 में से 35 नंबर देने बैठे हो, ओके, 35 में से तुम्हारे 32 आने चाहिए, बस तुम्हारा हो जाएगा। सेट हो गया भाई, ये मान के चलो। 25 आने चाहिए, 35? सर 32, 32, 32, 32, 33 आने चाहिए। ओके सर, अच्छा। क्या बोल रहा भाई, बोल भाई। सर ये केजी पर सेकंड वाला बता दो कि इसमें अरे हमने यार क्या इसमें किया। कुछ बताने वाली बात ही नहीं है। बस पावर का फॉर्मूला लगाया, पावर इज इक्वल टू एनर्जी ओवर टाइम। सही है। mgh/t। सही है। अब इनपुट पावर यहाँ से आएगी क्योंकि पानी ऊपर से नीचे गिर रहा है। सही है। तो जब वो ऊपर से नीचे गिरेगा तो टरबाइन घुमाएगा। सही है। तो टरबाइन को आपको इनपुट पावर चाहिए। सो एम आपको दिया हुआ है 500, जी आपको है 9.81, एच आपके पास है 300, और पर सेकंड है तो 1 सेकंड आ जाएगा बस। समझ लो। जी बस ये कहानी। अच्छा जी आ जाओ भाई। अरे यार ये टाइट क्वेश्चन आ गया। अच्छा जी ये करवा देगा शहीद जिंदा बैठे, बल्कि शहीद, हाँ चलो शहीद से करवाते हैं। शहीद जिंदा बैठे आ जाओ उधर से, रीड कर लो प्लीज। Three springs are arranged vertically as shown. Spring P and Q are linked अभी with थोड़ा माइक spring तो करीब करो constant यार, Q. इतनी स्लो इस आवाज है Springs मतलब। P and Q are identical. We have spring constant K. Spring R has spring constant C. What is increasing the overall length of the force that is applied as shown? अच्छा जी, अगर तुम्हारे पास स्प्रिंग, दो आइडेंटिकल स्प्रिंग्स हैं सही, और वो दो पैरेलल के अंदर लगे हैं, तो तुम्हें पता है कि पैरेलल के अंदर स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाते हैं, ऐड होते हैं या वन ओवर होते हैं? Add, ऐसा कैसे पता है तुम्हें? तुक्का add, लगा रहे हो है ना, शर्म भी नहीं आ रही तुम्हें? अच्छा जी चलो, ये आ गया स्प्रिंग कांस्टेंट, ऐड कर दिया आपने, और नीचे वाला आके वैसे ही है। सही है। सो हमने यहाँ पे कह दिया कि 2K आ गया। सही है। और ये आ जाएगा आपके पास 3K। सही है। ओके। टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट आपके पास आ जाएगा 1/2K प्लस 1/3K। सही है, इज इक्वल्स टू 1/टोटल K टोटल। ओके। सो 3 और 2 5/6, तो 6/5 आ जाएगा। सही है। सो K टोटल आ गया 6। हाँ जी 6K/5। ओके। ये आ गया स्प्रिंग कांस्टेंट। सही है। अच्छा जनाब, ये क्या है स्मॉल के, ये है W का फोक है। F इक्वल्स टू के एक्स लगा दो, F इक्वल्स टू के एक्स, राइट, स्प्रिंग कांस्टेंट। पूरे सिस्टम पे तुम फोर्स लगा रहे हो W की, राइट, और पूरे सिस्टम का जो स्प्रिंग कांस्टेंट तुमने निकाल रखा है वो 6K/5 है। सही है। और पूरे सिस्टम में जो एक्सटेंशन है वो तुम्हें निकालनी है। ओके। सो तुम्हारे पास आ जाएगा 5W ओवर ये हो रहा है। 6K। जी भाई, है सही आ रहा है। अच्छा ये जी। R. सही है। चलो ओके परफेक्ट है। सही हो गया, समझ में आ गया भाई, समझ में आ गया, कोई मसला तो नहीं है? ओके। अच्छा जी तुमसे कह रहे हैं द डायग्राम शोज अ स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ फॉर टू वायर एक्स एंड वाई ऑफ द डिफरेंट मटेरियल अप टू देयर ब्रेकिंग पॉइंट्स। ओके, बोथ वायर हैव द सेम इनिशियल डायमेंशंस। ओके, स्ट्रेस दे रखा है, स्ट्रेन दे रखा है, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? Material X extends elastically. Material X extend elastically. Okay, this is correct. Material X extend more than material Y extend. I don't think so. Material Y extending is extending more than material Y when the load with the same. Okay, एक मिनट, सेम फोर्स अगर लगा रहे हो, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, नहीं सॉरी, सेम स्ट्रेस फोर्स यहाँ से निकालोगे, राइट। सो इसकी यहाँ पे इसकी फोर वो कम है और इसकी एक्सटेंशन ज़्यादा है, राइट, लेट्स से ये वाला ले लो। सही है। सो अगर आपने इतनी फोर्स लगाई, क्योंकि स्ट्रेस बेसिकली फोर्स से रिलेटेड होता है, तो ये जो है ना इसका स्ट्रेन इतना आ रहा है, ये इसकी एक्सटेंशन इतनी आ रही है, और इसकी जो एक्सटेंशन आ रही होगी वो ज्यादा आ रही होगी, राइट। सो तुम्हारे पास बी गलत हो रहा है, मटेरियल एक्स हैज ए लार्जर अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। मटेरियल एक्स, ओके यस, क्योंकि वो ज़्यादा ऊपर तक ज़्यादा फोर्स बियर कर रहा है। मटेरियल एक्स इज ब्रिटल क्योंकि वो बेंड नहीं हो रहा है, स्ट्रेट ग्राफ जा रहा है। ओके फाइन। तो ये आपका बी सही लग रहा है। ओके भाई, कोई मसला तो नहीं है किसी को? सर, ब्रिटल का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट होता है? हाँ जी स्ट्रेट होता है, फिर इवेंचुअली ब्रेक हो जाता है, वो कर्व नहीं होता, बेंड नहीं होता वो। सही हो गया। ठीक है। सही है।
और ब्रिटल मोस्ट ऑफ द टाइम ना ब्रिटल वर्टिकल के बहुत ज़्यादा करीब होता है, राइट, मतलब यू यू रिक्वायर अ लॉट ऑफ फोर्स कि उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करो, फिर वो इवेंचुअली ब्रेक हो जाता है, राइट, तो वो बिल्कुल एंड में जाने जाके ये हल्का सा वो उसका कर्व आता है बस, और फिर ब्रेक हो जाता है, राइट। खैर, आ जाओ भाई, कौन रीड कर लेगा भाई? जैनब आस पास ही हो? जैनब का Yes, इंतकाल, sir. अरे नहीं नहीं, है जैनब रीड कर लोगे प्लीज? A steel wire and a brass wire are joined end to end and are hung vertically with the steel wire attached to a point on the ceiling. बेटा The कोई सो रहा steel है wire आसपास? is अच्छा खैर तो है फिर, दो 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 रोजे रख लिए थे क्या? nice. अच्छा, चलो ओके ओके फाइन। Steel wire is twice as long as the brass wire and has half the diameter. A large mass is hung from the end of the brass wire so that both wires are stretched elastically. The Young modulus for steel is 2 into 10 power 11 Pascal, and for brass is 1 into 10 power 11 Pascal. What is the ratio of the extension of the steel to the extension of the brass? हम्म। अच्छा, सबसे पहले तो इन्होंने स्टील वायर, अच्छा सबसे पहले तो हम ये कर सकते हैं कि भाई यंग मॉड्यूलस के इक्वेशन बना लेते हैं, सही है, इक्वल्स टू एफ एल अपॉन ए ई, सही हो गया। अच्छा जी, अब इन्होंने यंग यंग मॉड्यूलस अलग अलग दिए हुए हैं, क्योंकि मटेरियल अलग अलग है, सो यंग मॉड्यूलस अलग अलग होंगे। फोर्सेस जॉइंट वायर आर जॉइंटेड एंड टू एंड। अच्छा, अगर जॉइंट एंड टू एंड है तो इसका मतलब है कि दोनों का एरिया सेम होने वाला है। एंड आर हंग इलास्टिकली, ओके जनाब, विद अटैच टू द सीलिंग, ओके। अच्छा, अगर आपने इलास्टिक दोनों को एंड टू एंड लगाया हुआ है तो उनका एरिया और फोर्स दोनों की सेम होने वाली है, क्योंकि स्प्रिंग्स इन सीरीज जो होती है उस पर फोर्स सेम लग रही होती है, राइट। सो हम कह सकते हैं कि, और हमारे पास जो है E1, और ये छोटा वाला E1 डिवाइडेड बाय L। अब यार डायमीटर चेंज कर दिया यार इन्होंने, बदतमीज लोग हैं यार, ये तो अच्छा भला चल रहा था। तो ऐसा अच्छा भाई, चलो कर लेते हैं। सो ये ए आ गया और एल आ गया, सही है। डायमीटर की टर्म में अगर मैं लिखूं तो जस्ट डी स्क्वायर हो जाएगा, सही है। और इक्वल्स टू E2, एंड छोटा वाला E2 एंड D2 स्क्वायर्ड ओवर L2, सही है, L1 और L2, सही है। ये तो बन गई इक्वेशन, सही है, दोनों में मैं फोर्सेस इक्वेट कर दिए। अच्छा जनाब, अब तुम्हारे पास जो है यंग मॉड्यूलस की वैल्यू आ रही है, यहाँ पे आ रही है 2 ई, अच्छा जनाब, अच्छा ये मेरे पास लेफ्ट साइड वाला मैं स्टील मान के चल रहा हूँ, और राइट साइड वाला मेरे पास ब्रास होने वाला है, सही है। और इसका जो डायमीटर है, द स्टील हैज़ ट्वाइस द लेंथ एंड द ब्रास हैज़ हाफ द डायमीटर, ओके। सो इसका डायमीटर डी स्क्वायर होने वाला है, सही है। एंड इसकी जो लेंथ है, स्टील वायर इज ट्वाइस एज लॉन्ग, सो 2L हम ले लेते हैं, सही है। और यहाँ पे इसका जो यंग मॉडुलस आ जाएगा वो 1 आ जाएगा। मैं एक्सपोनेंट 11 ही ले रहा हूँ, स्ट्रेट अवे कैंसिल होती हुई दिख रही है तुम्हें, सही है। ये ब्रास का ये आ गया, सही है। एंड इसका जो डायमीटर है इन्होंने क्या रखा है कि इसका हाफ है, सही है, D/2 का होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय जो इसकी जो लेंथ है वो जस्ट L की है, सही, डबल नहीं की हुई उन्होंने, सही है। सो इससे इसको कैंसिल कर दो, 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। एंड तुम्हारे पास जो है वो ई, ये फिर स्टील आ गया। बोलो। एरिया का डी स्क्वायर कैसे आएगा आगे? अबे पाए और वो 4 मैंने कैंसिल कर दिया ना, उसको फायदा ही नहीं था। भाई देखो, तुम वो पाए और ओवर 4 लिखते, यहाँ पे भी वहां पे भी लिखते, यहाँ पे भी तुम पाए डालते, यहाँ पे भी तुम 4 डालते, यहाँ पे भी तुम पाए डालते हो, यहाँ पे भी 4 डालते, तो कैंसिल हो जाता, राइट। सर लेकिन सर वो 2L नीचे जाके मल्टीप्लाई आ जाती तो 8L नहीं हो जाता? अरे मेरी जान, वो उससे पहले की बात है ना, देखो वो तो कांस्टेंट रहता है ना, मल्टीप्लाई करो या ना करो वो तो इवेंचुअली कांस्टेंट ही रहेगा ना। 4 तो कांस्टेंट है ना, वो तो दोनों तरफ है, राइट। समझ रहे हो, एन में जी जाके जब तुम जी। 8 को डिवाइडेड बाय 2 करोगे, और तुम्हारे पास जो है तुम कह लो कि 16 को डिवाइड बाय 4 करोगे, तो दोनों एक ही चीज दे देगा तुम्हें, राइट। उनका एरिया सेम है ना? एरिया सेम नहीं है ना, उसने डायमीटर अलग अलग किया हुआ है, तो इस वजह से एरिया सेम नहीं ले सकते, राइट। फिर दोनों में ओवर 4 कैसे आएगा?
जो कट हो गया। अबे मैं मेरी जान में तुम लोगों को बता चुका हूँ कि पहले मैं वैल्यूज नहीं रख रहा, पहले मैं सिर्फ इक्वेशन बना रहा हूँ। ये भूल जाओ अभी, ये नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। ओके, सही हो गया। मैंने यहाँ तक सिर्फ इक्वेशन बनाई है, D1 D2, कोई भी चीज मैंने सब्स्टिट्यूट नहीं की है। ओके, समझ रहा चलो डी स्क्वायर की एक दफा दिखा देंगे कैसे बना है। है? ओके भाई, हमने जो है E1, सही है, मैंने इसको कह दिया D² सही है ओवर 4, और ये आ गया पाई, सेट हो गया। और यहाँ पे आ गया यंग मॉडुलस ऑफ द स्टील, और एक्सटेंशन ऑफ द स्टील, और यहाँ पे आ गई लेंथ ऑफ द स्टील। क्या इसमें कोई मसला नहीं। नहीं है? ओके, अच्छा जी। फिर उसके बाद जो है मैंने इसको इक्वेट कर दिया, दोनों के अंदर चूंकि फोर्सेस सेम थी तो मैंने इक्वेट कर दिया E2, सही है, D² ओवर 4, राइट। और अच्छा, ये होने वाला है स्टील का और ये होने वाला है ब्रास का। ओके, एंड पाई, सही है, एंड मेरे पास आ गया एक्सटेंशन ऑफ द ब्रास। ओके, एंड डिवाइडेड बाय L, लेंथ ऑफ द ब्रास। क्या इसमें कोई मसला? नहीं सर। सही है। अभी देखो सर मैंने सिर्फ सिंबल डाले हुए हैं, अभी मैंने सिर्फ सिंबल डाले हुए हैं, मैं कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहा हूँ। मैंने सिर्फ सबके नीचे सिंबल डाले हुए हैं, राइट। जब मैं सिंबल हटा के उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा तो फिर बोलना कि वहाँ पे हाफ है यहाँ पे डबल है, वो आपने नहीं लगाया। ओके, अभी मैंने सिर्फ सिंबल डाले हुए हैं। बोल, क्या बोल रहे हो? सर आप हम पहले एक्सटेंशन को सब्जेक्ट ना बना लें। पहले सिंप्लीफाई कर लो ना, पहले सिंप्लीफाई कर लो, जिंदगी सुकून में आ जाएगी, फिर करते रहना जो भी काम कर रहे हो, राइट। समझ लो। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या चीज़ सेम है, 4 सेम है, 4 सेम है, राइट अवे कट सकता है भाई, पाए पाए कैंसिल हो सकते हैं मुबीन। जी। जी। सही हो गया, कर दिया भाई, लो कर दिया, ये हटा दिया, ये हट गया, ये भी हट गया, ये भी हट गया, सही हो गया। जिंदगी सुकून में अभी तक कोई मसला? जी सर। सही है। नहीं सर। अब हम रिलेट करना शुरू करते हैं, सही। अब उसने कहा हुआ है कि भाई E1 की वैल्यू है, यंग मॉडुलस जो स्टील है, उसने कहा हुआ है 2 एक्सपोनेंट 11 है, ये रख दी भाई मैंने, सही है। और ब्रास की है E2 की 1 एक्सपोनेंट 11, ये रख दी मैंने, 11 11 कैंसिल हो रहा है तो इसलिए मैंने नहीं रखा है। ओके, फिर उसके बाद जो डायमीटर है, अब देखो, अब पहले डायमीटर था DS और DB की फॉर्म में, राइट। लेकिन अब जब तुम हाफ और डबल की फॉर्म में रखोगे तो अब देखो मैंने डायमीटर के नीचे से सबस्क्रिप्ट हटा दिया, ओके। और यहाँ पे डायमीटर को D/2 कर दिया, राइट, एंड दिस D/2 इज बिकॉज ऑफ कि इसका हाफ डायमीटर है। समझ रहे हैं भाई? तो अब जब आप जी ऐसे सर। रिलेट कर रहे हो तो इसके अंदर आपको हाफ और डबल को कंसिडर करना पड़ेगा। तो ये बस आपको करना है, राइट। देखो अगर तुम पहले ही सारी चीजें रखोगे ना तो एक साथ बहुत सारा काम हो जाएगा, खामखाई का टाइम जाया होगा, समझता है? तो भाई ये कॉन्सेप्ट है, खैर। आ जाओ। तो यहाँ पे तुम्हारे पास जो है एल एल सब कुछ कैंसिल हो गया, सही है। हमें क्या चाहिए कि इट इज रेशियो ऑफ द स्टील, सही है, स्टील ओवर द दिस। ओके, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, सही है। यहाँ पे जस्ट 1/4 बच रहा है। आई 1/4 हमारे पास क्यों नहीं आ रहा? द रेशियो ऑफ द स्टील, द रेशियो ऑफ द ब्रास, ओके फाइन। और हमारे पास है द स्टील वायर हैज ट्वाइस एज लॉन्ग एज ब्रास वायर, अच्छा उसका वायर, सॉरी सॉरी, गलत हो गया, गलत हो गया, ये वैल्यू गलत रख दी मैंने। इसका वैल्यू, इसकी वैल्यू D है, इसकी वैल्यू D/2 है। ओके, ये गलत गलत हो गया। अच्छा जी। सो अब यहाँ पे इसको स्क्वायर करोगे सो ये आ जाएगा =1, सही है। बाकी सारी चीज़ें कैंसिल आउट हो रही हैं तो 4 को वहाँ ले जाओ। सो ES/EB =4, राइट। क्लियर हो गया भाई, क्लियर हो गया? हाँ ना बोल दो प्लीज। चलो भाई आगे आ जाओ। शहीर जिंदा बैठे हो शहीर? The diagram shows a graph of displacement against time for sound. The intensity of the sound is half, which graph shows the displacement of the sound. अच्छा जनाब, इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड का क्या रिलेशन होता है भाई? राइट, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, राइट। तो अगर इसके 1 2 3 4 बॉक्सेस हैं
तो एम्पलीट्यूड इसके दो पे चार आना है। चाहिए। तो इंटेंसिटी दो पे आ जानी चाहिए, सही है। और जो नंबर ऑफ वेव है वो सेम ही रहेंगी, मतलब जो दो वेव आपको दिख रही है वो सेम रहेंगी, सही है। सो दो वेव सेम रहेंगी। और ये सी बनना चाहिए, डी बनना चाहिए? सर डी बनेगा अगर हम इंटेंसिटी का अगर हम वो फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट करेंगे। ओके। अच्छा तुम कह रहे हो कि भाई यहाँ पे एम्पलीट्यूड है 4 का, सही है, और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो भी इंटेंसिटी आ रही होगी आई की आ रही होगी। सो हमारे पास जो है अच्छा जी, अगर हमारे पास, कांस्टेंट से रिलेट कर लेंगे ना दोनों। हाँ, इंटेंसिटी ऑफ द साउंड इज हाफ। चलो सही है, ऐसा कर लो, ऐसा भी कर सकते हो। सो तुम जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट ए टू स्क्वायर, और ये आ जाएगा, 4 बॉक्सेस हैं बेसिकली, ओके, सो ये 16 बॉक्सेस। सर ऐसे नहीं कर सकते, आई ओवर फोर स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई ओवर टू ओवर ए स्क्वायर। वो आ गया ना, यही तो हो गया, सही हो गया। सो ये 8 आ गया, और फिर अंडर रूट 8 कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 3 पॉइंट समथिंग या 2 पॉइंट समथिंग बनेगा। समझ रहे हो ना भाई? 2.8 करके कुछ बन रहा होगा, 2.8 बॉक्सेस या कुछ बन रहा होगा, 2.83 बन रहा है, सही, मूवी समझ गया। तो ये बन रहा है 2.83 बन रहा है, राइट, ये यहाँ पे आ रहा है, क्लियर है? जी सर। ओके, चलो। what do not travel at the speed of electron? अच्छा जनाब, क्या नाम है, रयान जिंदा बैठो रयान, जी सर। आ जाओ A रीड कर लो। musical organ produces notes by blowing air into a set of pipes that are open at one end and closed at the other. What is the lowest frequency of sound produced by a pipe of length 10 meter? ओके भाई, स्टेशनरी वेव का क्वेश्चन लग रहा है तुम्हारे पास, जो है वो क्लोज एट वन एंड एंड ओपन एट द अदर एंड है, तो एफ इक्वल्स टू एन लैम एन वी ओवर 4 एल वाला फॉर्मूला लग जाएगा, राइट, रिमेंबर, और एन हमारे पास 1357 होता था। सो यहाँ पे चूंकि फर्स्ट हार्मोनिक के लिए काम कर रहे हो, स्पीड है 320, ओके। सो 4 और एल तुम्हारे पास उसने दिया हुआ है 10। 10. कितना आ जाएगा, 4 1 4, 4 8 सही हो गया, समझ रहे हैं ना भाई? Yes, sir. ओके जनाब, चलो आगे आ जाओ, मुबीन जरा रीड कर लोगे? Monochromatic light is directed at a diffraction grating as shown, which diagram shows all the possible directions of the light after passing through the grating that give maximum intensity. मैक्सिमम, देखो अगर बहुत ज़्यादा, नहीं, हम सारे ब्राइट स्पॉट्स की बात कर रहे हैं। नहीं, क्या मतलब? मतलब जो मैक्सिमाज हैं वो। हम्म, हम्म, नहीं एक्चुअली, देखो इसके अंदर आपके पास, आपको बस ये बताना है कि जिसके मैक्सिमम इंटेंसिटी यानी आउटपुट पे आपको ना ज़्यादा इंटेंसिटी मिले, ज़्यादा इंटेंसिटी जब आपके पास डिफ्रैक्शन ज़्यादा, ऑर्डर ज़्यादा नंबर ऑफ ऑर्डर हो एंड उनका डिफ्रैक्शन एंगल कम हो, राइट, दैट विल गिव यू मोर इंटेंसिटी, राइट। मैक्सिमम इंटेंसिटी का मतलब ये कि जो स्क्रीन है ना उस पर ज़्यादा आपको ब्राइटनेस दिख रही है, समझ लो। ये होगा इसमें। ओके सर सही डी। है। ब्रो डी के अंदर नंबर ऑफ ऑर्डर कम है ना, तो डी में ब्राइटनेस ज़्यादा सर नहीं होगी। देखो ये एंगल वाला कम रिपीट होना कर दो। चाहिए, एंगल कम होना चाहिए, सही, बिटवीन द ऑर्डर्स, और नंबर ऑफ ऑर्डर ज़्यादा होने चाहिए, ओके, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है मैक्सिमम इंटेंसिटी लाने के लिए, फॉर राइट। मैक्सिमम इंटेंसिटी का। इस केस के अंदर मतलब जो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की स्क्रीन पे आपको अगर देखना है मैक्सिमम इंटेंसिटी चाहिए, तो आप जो है आप जो है ना ऑर्डर कम कर दो, सॉरी, ऑर्डर ज़्यादा रखो और एंगल बिटवीन द ऑर्डर कम कर दो, राइट, तो जब करीब करीब होंगे और ज़्यादा ऑर्डर होंगे, सो यूल सी द इंटेंसिटी स्प्रेडेड आउट अराउंड, और वो बिल्कुल ज़्यादा दिख रही होगी आपको, राइट। बी के अंदर जब आपके पास यहाँ पे ब्लैक रीजन आपको काफ़ी विजिबल दिख रहे होंगे, राइट, तो उसमें इंटेंसिटी ज़्यादा वो नहीं होगी। चलो
सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी वाला करो, आपको किसी दिन फ्री हो तो। ओके ओके डन। अबे वो उस दिन इतनी लंबी की थी पहले वाले पेपर में, क्या चाह रहे हो तुम? उसी में इतनी इतनी सारी चीजें कराई तो नहीं, भूल सर गए हो? इंटेंसिटी देखो, वो पोलराइजेशन वगैरह वो सब। अच्छा पूरा, अबे वो कर लेंगे ना, डोंट वरी। अच्छा जी। आ जाओ भाई, इब्राहिम से रीड कर लोगे? हैं? दूसरे वाले ने करना है। इब्राहिम है जिंदा, बैठा हुआ है, सो गया है? नहीं है भाई, सो गया है। तुम भी कर लो, पहले वाले कर लो तुम। The potential difference between point X and point Y in a circuit is 20 volt. The time taken for a charge carrier to move from X to Y is 15 seconds, and this time the energy of charge carrier's charge changes by 12 joules. What is the current between X and Y? जनाब। सर क्वेश्चन 31 सिलेबस में नहीं। यार इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो नहीं है A2 में। A2 में आओगे तो फिर टेंशन देंगे। 30 31 नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ जी, क्या कर सकते हो? वो जैसे इब्राहिम। एनर्जी सर ये चार्ज कैरियर क्या होता है? चार्ज कैरियर, अबे लो, जो वैल्यू ऑफ द चार्ज कैरियर तुमने पढ़ी थी कि भाई वो 1.6 एक्सपोनेंट -19, दिस इज द वैल्यू, दिस इज आइडेंटिटी ऑफ चार्ज कैरियर एंड हाउ मेनी ऑफ देम जो कि कंडक्ट कर रहे होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। समझ रहे हो? सो असाम, क्या कह रहे हो तुम? एनर्जी इज इक्वल टू आई वी टी। IVT। चलो डायरेक्ट को लगा रहे हो, सही। चलो वो लगा रहे थे। एनर्जी इक्वल्स टू IVT। सही है। सो करंट जो है वो आपके पास है, आपको निकालना है। वोल्टेज है 20, टाइम आपको दे रखा है 15, और 12 जूल्स है। सही है। सो कितना हो जाएगा? 0.04। 0.04। चलो भैया, परफेक्ट हो गया। अच्छा जी। लेंथ दी हुई है, डायमीटर दिया हुआ है, रेजिस्टिविटी बस, जस्ट फॉर्मूला लगाओ। रेजिस्टेंस इक्वल्स टू A ओवर L। सही है, इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी। बेकार बेकार क्वेश्चन है, इसमें टाइम जाया कर रहे हैं। सही है। सो 0.05 निकाल दो भाई, कैलकुलेशन वाला कोई बंदा है तो। पाई D²/2। सो ये हो जाएगा 1 एक्सपोनेंट -3 का होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय लेंथ जो है वो 10 मीटर है। सही है। तो कितना आता है भाई? -6, -5, -6 के आसपास आ रहा होगा। नहीं, -7 ए बन रहा होगा। ए बन रहा Yes, sir. है? 1.57 exponent -8. -8 आ रहा है। 1.57, C. 1.6। वन ओके ओके। सर सही है मेरा भाई। 6.3 आ रहा है, 6.3 एक्सपोनेंट नेगेटिव है। कैसे भाई, कैसे? क्या किया, 2 डाल दियो तुम? नहीं नहीं, फिर? यही किया जो लिखा हुआ है। अच्छा, मेरे को भी करने दो भाई। 0.05 इंटू पाई इंटू 1 एक्सपोनेंट -3 का होल स्क्वायर, राइट, एंड डिवाइडेड बाय 10। वन जी जी पॉइंट वन फाइव पॉइंट से सही तो आ रहा है यार। जी जी। अच्छा जी, आ जाओ भाई। तुमसे कह रहे हैं कि IV कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द टू कंपोनेंट। P जो होने वाला है वो फिक्स रेजिस्टर है, Q जो होने वाला है वो डायोड, हाँ डायोड लग रहा है। सही है। सो यह डायोड फिलामेंट लैम्प कह सकते हो। फिलामेंट लैम्प या डायोड में से कुछ ना कुछ होना चाहिए। P इज अ रेजिस्टर एंड Q इज अ फिलामेंट लैम्प। ओके। द रेजिस्टेंस ऑफ Q increases as the current is it अच्छा जी, रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रही है क्योंकि ग्रेडियंट 1 ओवर द ग्रेडियंट है, राइट। रेजिस्टेंस इज 1 ओवर द ग्रेडियंट इस केस के अंदर, राइट। तो फॉर द करंट ऑफ 1.9 एम्पियर, करंट ऑफ 1.9 एम्पियर, सही है। द रेजिस्टेंस, दोनों की रेजिस्टेंस बराबर होनी चाहिए, सही है। फॉर द करंट ऑफ दिस एम्पियर द पावर डिसिपेटेड इज डबल फॉर द करंट ऑफ 0.5।
है? तो नहीं भाई। फिलामेंट लैंप का ग्राफ तो हम्म। हॉरिजॉन्टल हो जाता है ना ऊपर से। ब्रो वो आई वी आई का ग्राफ होता है ना? ओके। नहीं, एक मिनट देख लेने दो। जो फिलामेंट लैंप होता है वो आपके पास होता है, अगर आपके पास आई वी का ग्राफ बना रहे हो, सो वोल्टेज जैसे जैसे करंट करंट होगा तो हीटिंग इफेक्ट बढ़ेगा, हीटिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी, रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो करंट कम होने लगेगा। सो यूं यूं बेंड होना चाहिए और वोल्टेज इंक्रीज हो जाएगा। हाँ यार सही तो कह रहे हो। तो करंट की तरफ नहीं, नहीं नहीं, फिर ये नहीं हो सकता, फिर ये फिलामेंट ये डायोड होना चाहिए फिर। सही है। तो ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो रहा है। सही है, ए तो डी फिर हो जाएगा। फॉर द करंट ऑफ 0.5 द पावर डेसिपेटेड इन क्यू इज डबल्ड। जी सर, वोल्टेज भी डबल अच्छा होगा। हाँ सही है, सही है, सही है, ये डबल हो जाएगा। सही है, सही है, ओके। चलो भाई आ जाओ। कौन करना चाहेगा इलेक्ट्रिसिटी? कोई है ऐसा जिसको लग रहा है वीक है इलेक्ट्रिसिटी उसका? एनीबडी? नोबडी? चलो मनाइल से करवा देते हैं, मनाइल से रीड कर लो। In a fire alarm system, a thermistor T has a resistance of 2000 ohms at room temperature. Its resistance decreases as the temperature increases. The alarm is triggered when the potential difference between X and Y reaches 4.5 volts. What is the resistance of the thermistor when the alarm is triggered? जनाब, सो 4.5 किसने बताया भी है? यहाँ पे वोल्टेज होना चाहिए 4.5 अक्रॉस एक्स एंड वाई। ओके। सो अगर हम यहाँ पे ले रहे हैं भाई 4.5, अच्छा क्या कर रही हो, कोई आइडिया लगा रही हो कुछ? Yeah, V equals IR करके है? ratio अब of potential इतनी differences. ख्वारी क्यों कर रही हो ब्रो? अगर हम डायरेक्ट, अच्छा सर हम रेशो करंट वाले निकालने पहले। हम्म। करंट, अभी करंट की करंट। ख्वारी नहीं करो ना यार। जस्ट डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाओ। अब तुम्हें पता है कि एक्स वाई के क्रॉस जो है वो 4.5 का वोल्टेज है। सही है, सो 4.5 का वोल्टेज आगे एक्स वाई के दरमियान, इसकी रेजिस्टेंस उठा कर रख दो ऊपर, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस दोनों की आ जाएगी। अच्छा जनाब, व्हाट इज द, ओके हमें ये नहीं पता, सो 150 प्लस R2 राइट टाइम्स 12। सही हो गया। चलो सो सिंप्लीफाई सॉल्व कर लो बस। सो ये तो हमारे पास हो जाएगा 150 डिवाइडेड बाई 4.5 इंटू 12 इज इक्वल्स टू 250 यार। 150 प्लस आर। आंसर आ रहा है 250 कह रहे हो? जी। सी। 250 आ गया, सही हो गया, समझ में आ गया भाई फिर सबको? अगर करंट निकाल के करें तो वो कैसे करेंगे? सबसे पहले आप ये बोलोगे कि V इक्वल्स टू आई आर लगाओ। सही है। और आपने आपको पता है कि भाई यहाँ का वोल्टेज दे रखा है 4.5 वोल्ट। सही है, 4.5 वोल्ट दिया हुआ है, इसी की रेजिस्टेंस आप इस्तेमाल कर लोगे 150 की। तो आपको करंट आ जाएगा जो कि एक्स वाई के थ्रू गुजर रहा होगा, बट चूंकि वो सीरीज सर्किट है तो वो करंट पूरे सर्किट का फिर सेम हो जाएगा, राइट? सो आपके पास जो है ये करंट है, और भाई यही करंट जो है वो थर्मिस्टर से भी गुजरेगा। सही है, और थर्मिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होने वाला है वो यहाँ पे अगर 4.5 है तो यहाँ पे माइनस कर लोगे तो इसका वोल्टेज तुम्हें पता चल जाएगा, राइट? तो वो तुम्हारे पास होगा तकरीबन 6.5, राइट? तो करंट तुम्हें पता है, वोल्टेज तुम्हें पता है, यहाँ से रेजिस्टेंस निकल आएगी। क्लियर? जी सर। ओके जी, आ जाओ भाई। आसाम से रीड कर लेगा तो। Network of electrical components is connected across a battery of negligible internal resistance as shown. The resistance of the variable resistor is increased. What is the effect on the readings of the ammeter and voltmeter? ओके जी, क्या कहोगे भाई? The resistance बढ़ी तो करंट डिक्रीज होता है, तो अच्छा एमीटर ऐसे में कुछ, डिक्रीज। ऐसे बड़े, अगर तुम नहीं नहीं रेजिस्टेंस को नहीं, वो अलग अलग लगाया हुआ है ना, उल्टा उल्टा लगाया हुआ है उसने। जी। सर वो लीस्ट रेजिस्टिव पाथ वाला सीन था ना? है, एक मिनट। उसने कहा हुआ है कि द रेजिस्टेंस ऑफ द वेरिएबल रेजिस्टर इज इंक्रीज। अगर तुमने इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा कर दी है तो इसका मतलब है कि ये वाले पाथ की पूरी रेजिस्टेंस ज़्यादा हो चुकी होगी, तो यहाँ पे करंट कम आना चाहिए, यहाँ पे करंट ज़्यादा आना चाहिए फिर। सही है? अगर तो
सही, व्हाट इफेक्ट ऑन द, ओके, सो एमीटर की ये तो इंक्रीज होनी चाहिए, राइट। और आई सिर्फ ये बन रहा है डायरेक्ट वोल्ट मीटर। अगर करंट यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा तो वोल्टेज भी डिक्रीज हो जाएगा। समझ पा रहे हो? तो बहुत बेकार जी सा सर। क्वेश्चन था यार। नहीं, बी हम कह रहे हैं या क्या कह रहे हैं? बी गए। अच्छा जी, एक मिनट। जी सर, अबे लेकिन, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रही है ना पैरेलल में, तो करंट इंक्रीज होगा। एक मिनट, a network of, what is the effect of the resistance of the variable resistor is increased, okay, and what is the effect of the reading of the ammeter and the voltmeter? सही है। तो यहाँ पे अगर हम कह रहे हैं कि अगर आपने इस पाथ की रेजिस्टेंस इंक्रीज कर दी है, सही है, तो यहाँ पे करंट कम हो जाएगा, वहाँ पे करंट का पोर्शन सर बी प्रोपोर्शनल नहीं ज़्यादा। हाँ, बी बन रहा है यार। बन रहा। जी जी, बी बन रहा है यार। उधर अगर ज्यादा करंट होगा तो उधर वोल्टेज कम होगी। नहीं, अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस आप वेरी कर रहे हो ना, तो यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस जो है वो आप बढ़ा रहे हो, तो इसका मतलब है इस वाले पाथ का करंट कम हो जाएगा, सही है। तो उधर और करंट ज्यादा चले जाएगा। हम्म तो लेकिन फिर सर सर अगर अगर V इक्वल्स आई आर। हम्म वोल्टेज हमारा कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस हम इंक्रीज कर रहे हैं, सही है। तो दोनों केसेस के अंदर वोल्टेज कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो करंट ओवरऑल जो बैटरी का होगा वो होना चाहिए डिक्रीज, सही है। और जब वो डिक्रीज होगा, यार होना तो ये चाहिए। सर वोल्ट मीटर कैसे डिक्रीज होगा? जी सर, अगर हम वेरिएबल रेजिस्टर को रेजिस्टेंस बढ़ाएं तो फिर वो वोल्ट मीटर वाली जो फिक्स रेजिस्टर है वहां पे वोल्टेज बढ़ जाएगी ज्यादा ना। अबे वहां तो कम होगी ना भाई। तो सिंपल से देखो ना, यहाँ पे अगर तुम इसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहे हो, देखो, तुम अगर इसको भुला दो फॉर नाउ, तुम अगर जो है ना वो इस वाले पोर्शन को अगर तुम भुला दो, सही है, तो ये तुम भुला दो, सही है, तुम्हारे पास अगर ये सर्किट ले लो, तो चूंकि वो बाद वाला पैरेलल में लगा हुआ था, तो इसलिए हमने उसको कटाया हुआ है, सही है। तो अब वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे होगा और यहाँ पे होगा, राइट, दो जगह वोल्टेज ड्रॉप होगा। अगर इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो इसके क्रॉस वोल्टेज ज़्यादा ड्रॉप होगा, इसकी रेजिस्टेंस अगर आप उसकी रेजिस्टेंस आपने ज़्यादा करी हुई है, तो ज़्यादा वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप होगा, कम यहाँ पे ड्रॉप होगा, राइट। तो वोल्ट मीटर रीडिंग तो डिक्रीज होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए, सही है। और जो एमीटर की रीडिंग है, अब वो एमीटर आपने लगाया हुआ है पैरेलल पाथ के अंदर, सही है। सो ओवरऑल जो सर्किट का जो रेजिस्टेंस होगा वो आपके पास ओवरऑल जो पैरेलल के अंदर है, तो ग्रेटर रेजिस्टेंस ग्रेटर, और तो स्मॉलर रेजिस्टेंस हो जाएगी, जब स्मॉलर रेजिस्टेंस है तो करंट ज़्यादा होना चाहिए, तो करंट वहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा, सही है, तो करंट तो इंक्रीज हो रहा है, सही है, यही बन रहा है यार। जी सर बी बन रहा है। हम्म सर मार्किंग स्कीम में भी बी है। यार नहीं ना, मार्किंग स्कीम में सी दे रहे हैं। मार्किंग स्कीम में ये, एक मिनट, कौन सा क्वेश्चन, 36, हाँ 36 आ रहा है, 36 आ रहा है, सी आ रहा है भाई, सी। 35 क्या है? 35 सी है, 34 डी है। हाँ सही है। इसका सी क्यों बन रहा है? ये पास बन रहा है सी। एमीटर की रीडिंग, एक मिनट, a network of electrical component is connected across a battery of the negligible internal resistance, so your resistance of the variable resistance is increased, okay, what is the effect on the reading of the ammeter and voltmeter? हम्म सिंपल सी चीज है। चलो, खैर छोड़ो छोड़ो, आगे चलते हैं, इसको देखेंगे। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। तुम्हें एक पोटेंशियोमीटर दिया हुआ है, पोटेंशियोमीटर के साथ तुम्हारे पास जो है ना वो E1, R1 और ओके E2 वगैरह दिया हुआ है। द कॉन्टैक्ट T
is placed on the wire and move along the wire until the galvanometer reads 0. The length xt is then noted. In order to calculate the potential difference per unit length of the wire, which value must also be known? तो E1 अगर पता है, E2 पता होना चाहिए, R की वैल्यू पता होनी चाहिए, और रेजिस्टेंस पता होनी चाहिए. सो द ईएमएफ ऑफ द सेल 2 ये तो पता ही होनी चाहिए, ये तो रिक्वायर्ड है. ईएमएफ ऑफ द सेल 1, और बल्कि एक मिनट, हमारे पास जो है, अगर हम ईएमएफ ऑफ द सेल 1 की बात करें तो वो रिक्वायर्ड नहीं है, हम डायरेक्ट जो है वो यहाँ से ये कर सकते हैं. हमें क्या चाहिए? इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर एक्स. सो हमारे पास जो फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है वी आउट इक्वल्स टू एक्स वाई डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ. अच्छा एक्स टी आएगा, एक्स टी डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ एक्स वाई इंटू वी इन. सही है. यहाँ पे वी आउट जो है वो E2 है. सही है. और एक्स टी तो ऐसे ही रहेगा, एक्स वाई भी ऐसे ही रहेगा, इंटू वी इन हमारे पास है E1. सही है. सो इनको चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस सर पर यूनिट लेंथ. हाँ जी. रेजिस्टेंस नहीं होगी? वो क्योंकि अगर यू लेंथ लेंथ की फॉर्म में आ रही है ना रेजिस्टेंस, समझो भाई, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, राइट. सर अगर हमारे पास अगर हमारे पास ई की वैल्यू, अगर हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है तो हम उसका वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हैं, फिर टोटल वोल्टेज से माइनस करेंगे तो एक्स वाई की वोल्टेज होगी. नहीं ना, देखो उसने आपको कहा है कि इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ. सही है. सो टोटल लेंथ डिवाइड बाय टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है. सो टोटल लेंथ इज एक्स वाई डिवाइडेड बाय टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज E1, राइट. आपको ये फाइंड आउट करना है. ओके. मतलब आप इस क्वेश्चन को रैंडमली नहीं ले सकते हो, उसने आपको एक टास्क दिया हुआ है, राइट. सो दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ. ओके. सही है. सो पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ के लिए अब आपको ये वाली वैल्यू पता होनी चाहिए और E2 पता होनी चाहिए. सो उसने ये जो कह दिया कि एक्स टी इज नोटेड. ओके. सो द ओनली थिंग लेफ्ट ओवर हियर इज जस्ट E2, राइट. तो तुम्हारे पे ये बन जाएगा, राइट. एंड ये वाली चीज है, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ. ओके. समझ में आता है? PD per unit length. Yes, is that clear? जी जी सर। Okay, चलो. अरे ये तो टाइट चीज दे दी उन्होंने. सर उसका आंसर क्या था? यार ये बी बन रहा है, बी. सर वो सर उसकी तो एक्स टी की नहीं होगी वो वोल्टेज? क्या चीज? अगर हमारे पास ई टू की है तो उसकी समझ समझ नहीं आया. भाई हमें बस फॉर्मूला को मैंने रीअरेंज किया, E2 किया बस. इसमें मैं समझाऊं क्या, समझाऊं क्या? सर ये आंसर बी कैसे मिला आपको? तुम्हें E A कैसे मिल सकता है, या C कैसे मिल सकता है, D कैसे मिल सकता है? देखो मैंने एक फॉर्मूला लगाया, वी आउट का फॉर्मूला रेशियो से मैंने सॉल्व किया, मुझे आंसर मिल गया. सही है. मुझे पता है कि भाई टोटल जो भी इनपुट वोल्टेज है, सही है, और डिवाइडेड बाय पर यूनिट लेंथ, जो टोटल टोटल लेंथ है डिवाइड बाय टोटल वोल्टेज करूंगा तो मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ आएगा, राइट. मैंने ये फॉर्मूला लगाया, मैंने उससे सॉल्व किया. सही है. तुम्हें बस तो वो आंसर आ रहा है, फॉर्मूला से मैंने किया. सही. जस्ट रेशियो लगाया है कि भाई अगर आपके पास जो टोटल वायर की लेंथ है, सही है, टोटल वायर की लेंथ है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जितना भी वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है दैट इज E1. ओके. सो एक्स वाई के एक्स टी के दरमियान जितना भी वोल्टेज ड्रॉप होना चाहिए दैट शुड बी T2, राइट, अगर गैल्वेनोमीटर पे जीरो रीडिंग आ रही है, राइट. अच्छा अब आपको निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ. ओके. सो पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ का मतलब होगा कि E1 ओवर एक्स वाई. ओके. पोटेंशियल यानी टोटल लेंथ डिवाइड बाय टोटल टोटल वोल्टेज करोगे डिवाइड बाय टोटल लेंथ करोगे तो वो पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ बनेगा. ओके. एंड जब आप उसको इक्वेट करोगे तो वो बन जाएगा E2 डिवाइडेड बाय एक्स टी. सही है. और एक्स टी तो मैं कहा है कि भाई एक्स टी आपने नोट कर लिया है. सो द ओनली थिंग दैट लेफ्ट अननोटेड इज E2, राइट. तो E2 आपने नोट करना पड़ेगा, दैट्स इट. ओके. चलो जी. अच्छा ये डिके नहीं है सिलेबस में, इसको स्किप कर सकते हैं हम. सही है. और अल्फा पार्टिकल की ग्रेटेस्ट आयनाइजिंग पावर है, बीटा पार्टिकल हैज अ ग्रेटेस्ट गामा नो. सही है. अच्छा जी ये रीड कर लो भाई. पावर वाला नहीं है हमारे सिलेबस।
यार नहीं है यार, छोड़ो ना इसको, ये कर लेते हैं, ये आखिरी वाला हमारे पास रहेगा। सही है, कौन सा एक बच्चा ये रेयान से करवा लेते हैं, रेयान जरा रीड कर लेगा तो भाई। In a radioactive decay series, three successive decays each result in a particle being emitted. The first decay results in the emission of a beta particle. The second decay results in the emission of an alpha particle. The third decay results in the emission of another beta particle. Nuclides P and S are compared. Which statement is correct? हम्म। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, अच्छा जी। अगर बीटा निकला, अच्छा ये बीटा नेगेटिव है, ओके, बीटा पॉजिटिव मत अज्यूम करना, ओके। अगर बीटा निकला है तो यहाँ पे जो ऊपर वाला नंबर होगा वो सेम रहेगा। अल्फा निकला है तो ऊपर वाला नंबर जो है, एक मिनट, ये यहाँ पे ऊपर वाला नंबर सेम रहेगा। यहाँ से अल्फा निकला है तो ऊपर वाले नंबर में चार कम हो जाएगा, सही है। बीटा निकला है तो ऊपर वाले नंबर में चार कम ही रहेगा, सही है। नीचे से अगर बीटा निकाल लो तो यहाँ पे लेट से जेड है, सो जब बीटा निकलेगा तो एक इंक्रीज हो जाएगा, सही है। फिर जब अल्फा निकलेगा तो दो डिक्रीज हो जाएगा, राइट, तो इसका मतलब है वन नेगेटिव में होगा यहाँ पे। और जब दोबारा से बीटा निकलेगा तो वन पॉजिटिव में होगा, तो जितना इनिशियल था उतना ही हो जाएगा वापसी, राइट। सो जो आपका न्यूक्लियॉन नंबर है उसमें फोर डिक्रीज आया हुआ होगा, और जो प्रोटॉन नंबर है वो एक एक जगह पे ही खड़ा हुआ होगा, सही है। और अगर आपको पता है कि सेम प्रोटॉन नंबर बट डिफरेंट न्यूक्लियॉन नंबर, तो वो आइसोटोप बन जाता है, ओके। सो पी Answer एंड एस B. आर बी बन रहा है, ओके। एंड एस इज अ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ द लोअर एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर डिफरेंट एलिमेंट तो नहीं है, सेम एलिमेंट है, क्योंकि हमारे पास प्रोटॉन नंबर सेम आ रहा है, सही है। एस इज अ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ द रिड्यूस मास, ओके। नहीं है, नहीं है, सही है, सही है। सो हमारे पास यही बन रहा है, सही हो गया, क्लियर हो गया, समझ में आ गया, कोई मसला तो नहीं है। Yes, सर sir. बोलो। रिड्यूस्ड मास भी हो सकता है अगर A-4 हो रहा है तो। तुम कह रहे हो कि डी एस इज डी कह रहे हो भाई। मैं कह रहा हूँ S इज a डिफरेंट एलिमेंट ऑफ रिड्यूस्ड मास, ये वाला भी तो हो सकता है। बच्चे डिफरेंट एलिमेंट नहीं हो सकते ना, अगर सेम जी प्रोटॉन जी नंबर है तो एलिमेंट तो हमेशा सेम होने वाला है, क्योंकि आइसोटोप बन रहा है, समझ रहे हो ना। जी 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 तो वो गलत हो जाएगा, क्लियर ना। जी जी सर क्लियर। चलो परफेक्ट हो गया। चलो बस हो गई। भाई एक काम कर लो यार, इसका ये इसका एमसीक्यू अटेम्प्ट कर लो यार, 21 23 13 कर लो जरा जल्दी से, ओके। ये कल का होमवर्क सुन लो, सही है। ये अक्टूबर नवंबर 2012 और 13 वेरिएंट करके आना है, ओके। नवंबर 2012, ओके, एंड 13 वेरिएंट, ये होमवर्क है, ओके। क्लियर हो गया भाई। ये कल रिवीजन क्लास से पहले आना है करके, ओके। और फिर उसके बाद जो है ना, वो कल भी शायद हम कोई एमसीक्यू कर लें, सही, अगर कोई टॉपिक वॉपिक को बता देना, वरना हम एमसीक्यू कर लेंगे, राइट, तो उससे हमारी एमसीक्यूज की अच्छी हो जाएगी तैयारी। सही हो गया। चलें जी, बस अब आज की कहानी तक रखते हैं, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। सही है, चलें, ओके गाइस, टेक केयर बच्चों, अल्लाह हाफिज़। वापस। Allah अल्लाह अल्लाह Hafiz. हाफिज़ हाफ़िज़ सर। गाइस, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।